गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पीटी नाउ स्वदेश पर। नया साल, नई सुबह और नई शुरुआत। मैं और मेरे साथ अभिषेक सत्यव्रतम, मेरे सहयोगी नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं। हम दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नए साल में। और ये साल उम्मीद करते हैं आपके लिए पॉजिटिव रहे, आपका पोर्टफोलियो में बहार रहे और काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ ये साल आपके लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाजार के लिए 4 बड़े ट्रिगर आज कौन से होने वाले हैं। साल के आखिरी कारोबारी दिन यूएस में गिरावट देखने को मिली। डाउ 303 अंक फिसला। वहीं गिफ्ट निफ्टी देखिए 50 अंक ऊपर। ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज छुट्टी है न्यू ईयर के मौके पर। सोने चांदी में गिरावट जारी है। कॉमेक्स पर चांदी $71 के करीब पहुंच गई है, इस पर भी नजर रखेंगे। साथ ही वोडाफोन आइडिया में खबर है एजीआर बकाए पर कंफ्यूजन फिलहाल जारी है। एमके ने यहां पर सेल की रेटिंग दी है और ₹6 का लक्ष्य दिया है। चलिए, ये तो हो गए मार्केट के लिए आज 4 नए बड़े ट्रिगर। लेकिन किस तरह के संकेत यूएस के बाजारों से मिल रहे हैं, क्योंकि आज तो देखिए वहां पर छुट्टी रहेगी न्यू ईयर के मौके पर। लेकिन कल यूएस के बाजारों में साल का आखिरी दिन था। एशियाई बाजार लगातार देख रहे हैं हम, कई एशियाई बाजारों में आज भी छुट्टी है। हांगकांग में एक छोटा सत्र देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल किस तरह के संकेत और किस तरह का कल के सेशन में कारोबार रहा, ये जान लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक, बताइए, चौथे दिन लगातार यूएस के मार्केट्स में हमने गिरावट देखी, क्या कारण थे इसके पीछे? तृप्ति, गुड मॉर्निंग और आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 18 नाउ स्वदेश के जितने भी दर्शक हैं उनको हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करते हैं कि नया साल बहुत ही शुभ होगा और आपके मुनाफे को बढ़ाने वाला ये साबित होगा। जो गिरावट की वजह रही है तृप्ति, 4 सत्र की गिरावट देखी हो रही है। तो एक तो ये है कि पार्टिसिपेशन वैसे भी कम था, लिक्विडिटी का फोर्स नहीं था। जो बड़े निवेशक होते हैं वो क्रिसमस के बाद से ही नए साल तक तमाम लोग छुट्टियों पर होते हैं। और जिस सेंटा रैली की बातचीत हो रही थी कि सेंटा रैली क्या बाजार में आएगी, वो सेंटा रैली बाजार से मिसिंग है, क्योंकि 24 तारीख को हमने तेजी दिखी, उसके बाद लगातार 4 सत्र की गिरावट हो गई है। और कल जो गिरावट रही, कल थोड़ी सी ज्यादा रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स भी करीब 300 टूटा, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। अगर हम नैस्डैक की बात करें, 177 अंकों की गिरावट रही, ये भी दिन के निचले स्तर पर जाके बंद हुआ है। और अगर हम दिसंबर में अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें, तो दिसंबर में जो चाल रही है, S&P 500 0.1% बढ़ा है, डाउ जोन्स में 0.7% की तेजी रही, नैस्डैक में 0.5% की तेजी रही। लेकिन अगर आप पूरे साल को देखेंगे तो साल ये अमेरिकी बाजारों के लिए ठीक ठाक बीता है। तमाम वहां पर भी अनसर्टेनिटी रही है, वहां पर भी देखिए टैरिफ को लेकर चिंताएं बढ़ी, वहां पर भी ग्रोथ को लेकर संकट खड़ा हुआ, लेबर मार्केट में पेन था। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे इकोनॉमिस्ट या फिर जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो ये कह रहे थे कि क्या अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में चली जाएगी। अब उन तमाम चिंताओं के बीच में अगर अमेरिकी बाजारों में गेंस 13-14% के आसपास के रहे हैं, डाउ जोन्स में, नैस्डैक में करीब 20% के, तो इसको हेल्दी मानना चाहिए। और निश्चित तौर पर भारतीय बाजार को तो इन्होंने आउट परफॉर्म किया ही किया है। बड़े जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं अमेरिका में, आप देखेंगे कि अल्फाबेट करीब 64% चला है पिछले साल में, यानी कि 2025 में। एनवीडिया में ऊपरी स्तरों से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, एआई बबल की बातचीत हुई। ये कंसर्न्स थे कि क्या ओवर वैल्यूड हो गए हैं तमाम आईटी और एआई स्टॉक। बावजूद उसके 34% की गेंस रहे हैं। मेटा, अमेजन थोड़े से कम परफॉर्म किए, अमेजन में 5% की तेजी रही साल में, और मेटा की बात करें तो लगभग 10% के आसपास की गेंस रहे। लेकिन 2 और चिप वाले शेयर, एएमडी और पेलेंटियर, एएमडी 77% चला है, और पेलेंटियर की बात करें तो 136% की तेजी हमने पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज के शेयर में देखी है। हालांकि ये छोटी कंपनी है पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज। एशिया में तो ज़्यादातर बाजार बंद हैं, ज़्यादातर आपको क्यूज नहीं मिलेंगे। आज भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत ही थिन रहेगा, और आज भी दुनिया के ज़्यादातर बाजार बंद है। अमेरिका बंद है, यूरोप में भी ज़्यादातर मार्केट आपको बंद दिखाई देंगे। एशियन मार्केट्स, अगर हम निकेई, कोस्पी की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो सारे के सारे बाजार आज भी बंद हैं। तो संकेतों का थोड़ा सा अभाव है। भारतीय बाजारों ने कल बड़ा बढ़िया शुरुआत किया है जनवरी सीरीज का, और जो 4 सत्र की बिकवाली आ रही थी वो एक झटके में उसको ब्रिज करने की कोशिश की है। देखते हैं कि क्या बाजार में आगे और स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि कल की जो रैली थी दैट वाज बैक्ड बाय शॉर्ट कवरिंग।
थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स कवरिंग हुई है, उसके आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे अन्य संकेतों की बात करें तृप्ति, तो आज हम क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है। 60.9 डॉलर प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस हैं। लेकिन 2025 कच्चे तेल के लिहाज से हम कह सकते हैं कि गिरावट वाला रहा। भारतीय बाजार में अगर ये भी कंसर्न रहता तो शायद हमारे रिटर्न्स और सीमित हो जाते। लेकिन ये एक हमारे लिए सपोर्टिव फैक्टर रहा, क्योंकि 19% गिरा है ब्रेंट क्रूड, जो कि 2020 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट है कच्चे तेल के भाव में। तो क्रूड रेंज में $61 के आसपास के प्राइसेस हैं। सोने में लगातार दूसरे दिन हमने नरमी देखी है, $4,332 के आसपास की प्राइसेस हैं। चांदी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल 9% टूटी है और भाव गिर के आगे हैं $72 के आसपास, यानी कि $83 के भाव हमने देखे और हम फिर से $72 के आसपास के भाव देख रहे हैं। हालांकि स्विंग्स काफी ज्यादा हैं। बाकी चेंजेस आप देखेंगे नहीं। बॉन्ड यील्ड वही 4.12% है और डॉलर इंडेक्स 98.22 के आसपास के लेवल है। तो कुल मिला जुला के आज के लिए मतलब ग्लोबल क्यूज आपके लिए उतने सपोर्टिव शायद ना हो पाए, क्योंकि क्यूज मिसिंग है एक तरह से देखा जाए तो। अमेरिका के अलावा बाकी सारे के सारे बाजार, यूरोप में भी कल छुट्टी का माहौल था। और देखिए नए साल की तस्वीरें तो आनी शुरू हो गई थी न्यूजीलैंड से, और भारत में भी बड़ा बढ़िया उत्साह रहा है नए साल का वेलकम करने के लिए। साल 2026 के स्वागत के लिए देर रात तक पटाखे छूटे हैं दिल्ली में। तो मुंबई में भी उम्मीद करता हूं कि माहौल वैसे ही रहा होगा, काफ़ी सड़कों पर चहल पहल रही है। तो नए साल का आगाज हो रहा है, नई उम्मीदें होंगी, और इस नए साल में जो चीज़ आपको फोकस में रखनी है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखिए क्या है कि बहुत लंबे चौड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। करीब 10% के रिटर्न्स बने हैं और इस साल भी कोई ऐसे तोड़फोड़ रिटर्न नहीं आएंगे। उम्मीदें ये हैं कि अगर जो Q3 के जो नंबर्स हैं, जो अर्निंग ग्रोथ है, जो पहले 20% के कैगर से अर्निंग बढ़ती थी निफ्टी कंपनीज की, वो गिर के सिंगल डिजिट में आ गई थी। अगर उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर होगा FIs को ट्रिगर करने के लिए कि वो भारतीय बाजार में वापस लौटे। क्योंकि अगर आप देखेंगे दुनिया भर के सभी बाजारों में भारत में जो प्रदर्शन रहा है मार्केट का, वो वीक रहा है और इसके चलते हुए FIs का आउटफ्लो हुआ है। दूसरी चीज, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, इसको लेकर कहीं न कहीं कश्मकश, कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है। अगर ये हो जाती है तो एक और बड़ा ट्रिगर बनेगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर, थोड़ा सा लोग कहते हैं कि नहीं बजट नॉन इवेंट हो गया है, लेकिन बजट के अराउंड बाजार में वो मोमेंटम दिखता है। बाजार में हम देखते हैं कि थोड़ा सा ना चर्निंग दिखाई देती है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर्स हैं, ये तमाम बज़ करना शुरू करते हैं। तो बजट यहाँ से अब ठीक 1 महीने की दूरी पर रह गया है। तो बजट के अराउंड भी हम प्लानिंग की तैयारी करेंगे और रेटिना स्वदेश पर पूरा का पूरा माहौल रहेगा अप टू बजट या फिर बजट से आगे भी। लेकिन बजट हमारा इमीडिएट जो टारगेट है, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक, जो ट्रेडर हैं, उनके हम पक्की वाली प्लानिंग आगे भी कराते रहेंगे। अभिषेक, आज नया साल है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया। दिल्ली में किस तरह का माहौल नज़र आया न्यू ईयर के मौके पर? लोगों ने वहाँ पर किस तरह से न्यू ईयर का आगाज़ किया, उसे सेलिब्रेट किया? तृप्ति, देखिए दिल्ली के लोग जो होते हैं ना, थोड़े एक्सप्रेसिव होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आप देखते होंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर यहाँ से जुड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अंदाज से आपको पता चलता होगा। तो धूम धड़ाके वाली होती है, पटाखे खूब छूटते हैं। और कल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे बड़े भाई का बर्थडे होता है, तो मैं उनके घर चला गया, फिर उनको विश किया, फिर वहाँ से मैं लौटा अपने घर। तो मेरे घर के बगल में मेरे एक मित्र रहते हैं, उनके घर पे एक छोटी सी पार्टी थी, तो उसमें मैं शामिल हो गया। तो वही गाना बजाना, लोगों ने खा पी के अपना बढ़िया एंजॉय किया। और यहाँ पर सर्दी बहुत कड़क है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो शायद बाहर जाने वाले थे, उन्होंने ये प्लान अपना छोड़ दिया कि नहीं कहीं हम बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हालांकि जो पब्स वगैरह हैं, जो क्लब्स वगैरह हैं यहाँ पर, वहाँ मैं रास्ते से गुजरते हुए मैंने देखा कि थोड़ी चहल पहल थी। लेकिन ठंड के चलते जो तमाम लोग हैं, उन्होंने घरों में रहना ही बेहतर समझा। हालांकि आज सुबह में जगा तो सरप्राइजिंगली कोहरा नहीं था, थोड़े से हम दफ्तर लेट भी आए हैं, लेकिन माहौल अच्छा था। नए साल को लेकर जो चहल पहल होनी चाहिए वो थी। मिठाई की दुकानों पर, केक, पेस्ट्री, बेकरी शॉप्स पर, वो सारी की सारी चीज़ें निश्चित तौर पर दिखाई दी हैं। तो उत्साह होता है निश्चित तौर पर। देखिए बहुत सारे लोग तो छुट्टियां भी उस अराउंड प्लान करते हैं। आज तो तमाम दफ्तरों में छुट्टियां हैं, छुट्टियां नहीं है तो तमाम ऑफिसेज ने अलाउ किया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो उस लिहाज से लोग पूरे मूड में थे और
उत्साह तो चरम पर होता ही है नए साल को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, और अगर मैं मुंबई की बात करूं तो देखिए यहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो काफ़ी धूम धड़ाके से देखने को मिला। काफ़ी सारी आतिशबाजी रात की 12 बजे हमने देखी, लेकिन उसके बाद 3 बजे से लगातार मुंबई में हैवी रेन से अभी भी भारी बारिश हो रही है। जब हम लोग सुबह 5 बजे ऑफिस पहुंचे तब भी भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो देखिए मुंबई ने भारी बारिश के साथ यहाँ पर न्यू ईयर को आगाज़ किया है, 2026 का स्वागत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए साल 2025 कल खत्म हो गया है, आज से नया साल 2026 की शुरुआत हो रही है। तो 2025 में अमेरिकी बाजारों में ज़्यादा तेज़ी रही है। अब 2026 आपको यहाँ से कैसा दिख रहा है और भारत पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, और विशिंग यू ऑल वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस 2026। देखिए 2025 जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था अमेरिकी बाज़ारों के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि एआई लेड रैली थी, टेक्स लेड रैली थी, पर वो जो रैली थी साल के आखिर तक आके वो थोड़ी सी फिजल हुई या थोड़ी सी इसमें कमज़ोरी देखने को मिली। अगर आप 2026 में देखेंगे तो वहाँ पर अगेन अर्निंग्स लेड रैली देखने को मिलेगी आपको। एआई आगे कैसे जाता है वहाँ पर वो भी एक फैक्टर रहेगा कि अमेरिकी बाज़ार यहाँ से आगे कैसे जाते हैं। बट इसका इम्पैक्ट जो भारतीय मार्केट में है वो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा, क्योंकि हम अपने मार्केट का हम देखें तो पिछले साल आईटी एक ऐसा सेक्टर था जिसमें लगभग $20 बिलियन का सेलिंग हुई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के तहत। वो जो चीज़ है वो शायद वापस आएगी, क्योंकि आईटी के लिए Q3 एक अच्छा क्वार्टर लग रहा है। Q4 में जाते हुए डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स ठीक हैं। आईटी कंपनीज़ में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अंडर वेट है आज की डेट में। म्यूचुअल फंड जो हैं वो ख़रीद रहे हैं उसमें। तो आप देखेंगे कि अगर तब फंड रिवर्सल होगा और फ्लोज वापस आएंगे भारतीय मार्केट में अर्निंग्स लेड, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोज आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया में, डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंजम्पशन, वो अपने फैक्टर्स के हिसाब से चलेंगे। पीएसयू बैंक हमने देखा कि पिछले साल सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा। उसमें इस साल भी थोड़ी सी एक्टिविटी देखी जाएगी। क्या इनका मल्टीपल और बढ़ सकता है, पर फिर भी वो बढ़ने के बावजूद भी वो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा नीचे डिस्काउंट में ट्रेड करेगा। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से देखें तो मार्केट्स थोड़े से 2026 में जाते हुए थोड़े से और ऑप्टिमिस्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत कम है। 2025 की शुरुआत में हमने देखा कि ट्रंप आए थे तो उनकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आई। इस 2026 में जियोपॉलिटिकली ऐसा कुछ नया नहीं दिख रहा है कि जो डिस्टर्ब करेगा मार्केट्स को, एक्सेप्ट कुछ और चीज़ें हैं जो अगर सही हो जाती हैं तो काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो प्ले आउट करेगा। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह नए साल के मौके पर भी समय निकालने के लिए, और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सर एफआईज के फ्रंट पर कुछ नया नहीं हो रहा है, कहानी वही पुरानी है, बिकवाली जारी है, और कल भी 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेट सेलिंग की है कैश में। कैसा असर देख रही है बाजार पर इसका आप आज के सत्र में आप? देखिए पिछले कुछ दिनों से तो वॉल्यूम बहुत कम है। हमने कल भी देखा कि निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर बंद हुआ, और बैंक निफ्टी को देखें तो लगभग 59,600 के आसपास उसका वो बंद हुआ था, पर लो वॉल्यूम के लेड हुआ था। इसमें अभी जैसी एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स वापस आएंगे मार्केट में, हम उनसे देखेंगे कि वो अपनी पोजीशंस बिल्ड करेंगे। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस बढ़ रही हैं, देखा जाए तो शॉर्ट पोजीशंस बढ़ी हैं। बैंकिंग स्टॉक में शॉर्ट्स पोजीशन हमने देखने को हमें बढ़ते हुए देखा। सेलिंग जो हो रही थी बैंक स्टॉक्स में हो रही थी, और कुछ टेक स्टॉक्स में हुई थी, कल हमने देखा उसको। और
और अगर हम ऑप्शंस चार्ट्स देखें तो वहाँ पर जो रेंज दिख रहा है वो 26,000 और 26,400 के बीच का दिख रहा है। सपोर्ट 26,000 पे है पुट, क्योंकि काफ़ी पुट राइटिंग हुई है तो पुट कॉल रेशियो भी बढ़ा है, 1.28 हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है 26,400 पे है। बट मैंने जैसे कहा आपको कि वॉल्यूम्स कम रहे, और जब वॉल्यूम्स आज वापस आएंगे, आज और कल में वापस आएंगे या मंडे को वापस आएंगे, तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है। तो वॉलीटिलिटी थोड़ी सी रहेगी क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, और आज काफ़ी सारे बाज़ार, एशिया बाज़ार बंद हैं, ग्लोबल मार्केट्स भी बंद है, तो ग्लोबल क्यूज़ कल के लिए हमारे पास नहीं है। तो ट्रेडिंग जो है थोड़ा सा सीमित रहेगा, वॉल्यूम कम रहेंगे और थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलेगा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में, या कुछ स्टॉक्स जो सेंसेक्स एक्सपायरी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो एक चीज़ है। लॉन्ग पोजीशंस को हम देखें तो एफआई की लॉन्ग पोजीशन अभी भी कम है, 8.8% है, तो एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी भी शॉर्ट है मार्केट में, और डोमेस्टिक पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट्स बिल्डअप भी हो रही हैं वहाँ पर। तो अगर हम रेंज देखें तो जैसे मैंने कहा 26,000 और 26,400 के बीच में निफ्टी का रेंज होगा, और निफ्टी बैंक जो होगा 59,500 और 60,000 के बीच का रेंज दिख रहा है ऑप्शंस के बेसिस पे। बिल्कुल सजीत सर, ये एफआई शेयर्स के लिए आपने बताया, लेकिन वायदा के डेटा से क्या संकेत मिल रहे हैं? ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए? देखिए, हमने देखा सितंबर 2024 से बिकवाली शुरू हुई फॉरेन इन्वेस्टर्स का। हम तो फर्स्ट क्वार्टर में गए तो ट्रंप आए, ट्रंप आने के बाद ट्रेड का इम्पैक्ट आने लगा, और उसका अनसर्टेनिटी काफ़ी था। अब जैसे हम ख़त्म हो रहे 2025 ख़त्म हो, 2026 शुरू हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें जो है क्लैरिटी के साथ दिख रही हैं। पहला चीज़ जो हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जिसमें इन्फ्लेशन आज के डेट में कम है, कंजम्पशन ट्रेंड्स बड़े हैं, और जिसको हम कहते हैं कि फिस्कल लेड कंजम्पशन बूस्ट जो मिला था हमको 2025 में, आपके रेट कट को ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट कट को ले लीजिए और जीएसटी रेट कट को ले लीजिए, उसका इम्पैक्ट जो है वो फॉलो थ्रू हो रहा है। हमने देखा अक्टूबर नवंबर के में नंबर्स, इन आईआईपी के नंबर्स कैसे थे, कंजम्पशन कैसे था, तो वो भी एक अच्छा रुझान दे रहा है कि Q3 के नंबर्स अच्छे होने की उम्मीद है। ये चलते क्योंकि हमारे पास आज के डेट में कंफर्ट लेवल है इन्फ्लेशन को के लिए, उम्मीद ये है कि आरबीआई आगे जाके और रेट कट करेगा। बट ये भी चीज़ है देखने लायक है कि फरवरी में आपका जीडीपी का जो आंकलन है, जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, आपका सीपीआई का कैलकुलेशन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस इफेक्ट चेंज हो जाएंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी ताकि वो मोर रिप्रेजेंटेटिव रहे इन्फ्लेशन के साथ और ग्रोथ के साथ। तो वो जो नया जो जीडीपी फिगर आएगा वो भी देखने लायक होगा कि कैसे वो इन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट से एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील, उम्मीद ये है कि हम बहुत करीब हैं, बट जनवरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आएगा ट्रेड डील के ऊपर कि क्या ट्रंप सरकार ट्रेड डील्स ऐसे कर सकती हैं कि नहीं। अगर वो उनके अगेंस्ट जाता है तो पॉजिटिव है हमारे लिए, अगर वो उनके फेवर में जाता है तो जो नेगोशिएटेड डील होगी उसकी वो कंक्लूड होने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि मार्च तक कंक्लूड होने की उम्मीद है। तो उसमें कैसे रेट्स होंगे, 50% तो नहीं होंगे, उससे नीचे ही होंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव एक तरह से देखा जा सकता है। तीसरा जो चीज़ है रशिया और यूक्रेन वॉर, पीस टॉक चल रहे हैं। अगर सीज़ फायर होता है और ये वॉर थमता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आपका जो क्रूड में जो रिस्क है फैक्टर है वो कम हो जाता है, इंडिया के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ है वो कम हो जाता है, और तीसरा जो है गोल्ड और सिल्वर में जो प्राइस हाइक हुई हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वॉर के चलते काफ़ी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो गोल्ड का जो रनअप है वो कम हो जाएगा, सिल्वर भी कम होगा, तो ये कमोडिटी प्राइस जो है वो थोड़े से नीचे जाने की उम्मीद है अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होती हैं।
चौथा जो इम्पोर्टेंट बहुत हमारे मार्केट के लिए है वो अर्निंग्स अपग्रेड। 2025 की शुरुआत में हमने अर्निंग्स डाउनग्रेड देखा, जिसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर रहे थे पैसे। वैल्यूशन वाइज हमारा मार्केट कहीं हिला नहीं, 21-22 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स रहा। और इंडेक्स, हम कह रहे थे कि इंडेक्स वैसे ही फ्लैट रहा है, पर फिर भी देखा जाए तो टोटल रिटर्न इंडेक्स रिटर्न जो आया है निफ्टी का 10% आया है 2025 में, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। एक एफडी के रेट से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न माना जाता है। पर हमको लग रहा है कि मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया। वो कारण ये था कि एसआईपी फ्लोज, डीआईएस के जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो मार्केट को होल्ड कर रहे थे। तो एक टाइम करेक्शन रहा, मार्केट उसी रेंज में रहा और वहाँ पर एक रिटर्न दे कर गया। 26 में जाते हुए तब अर्निंग्स अपग्रेड होगा, तो उम्मीद ये है कि इंडेक्स यहाँ से आगे बढ़ेगा। अगर अर्निंग्स अपग्रेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं, आपके आईटी में आ सकते हैं, फाइनेंशियल्स में आ सकते हैं, ऑटो कंपनीज में ऑलरेडी अच्छा दिखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आएगा। कैपिटल गुड्स जो थोड़े थम रहे थे वहाँ पर आ सकता है। और एक्सपोर्ट लेड जो इंडस्ट्रीज है जो इम्पैक्ट हुए थे ट्रेड को लिख के, वहाँ पर आ सकते हैं। तो वो अर्निंग्स अपग्रेड की वजह से इंडेक्स में या मार्केट में आगे जाने की उम्मीद है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मार्केट्स को डिटरमिन करेंगे 2026 में। और उम्मीद ये है कि ये सारे एक के बाद आएंगे, तो एक तरह से एक जिसको कहते हैं टेल विन रहेगा मार्केट्स के लिए और सपोर्ट रहेगा। और जैसे ये आएगा, ये सारे एक एक करके आने लगेंगे, आपको मोमेंटम भी दिखने लगेगा, मोमेंटम फॉरेन फ्लोज का दिखने लगेगा, जिसकी वजह से आप फ्लोज वापस आ सकते हैं भारतीय मार्केट में। सजी सर, एक राय वोडाफोन आइडिया के शेयर पर चाहिए। कल क्लोजिंग शो के दौरान एजीआर में राहत को लेकर खबर तो आ गई थी, हालांकि शेयर ऊपरी स्तर से टूटा। कहीं न कहीं अभी भी एजीआर बकाये में जो इंटरेस्ट वाला जो बर्डन है और पेनल्टी वाला जो बर्डन है उसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए बाजार को। क्या आज भी आप इसमें हलचल देख रहे हैं और किस तरह का एक्शन होगा शेयर में आगे? देखिए, सरकार के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सरकार का स्टेक जो वोडाफोन में ऑलरेडी 49% है, तो सरकार ने कहा है कि वो 49 से ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 49 से ऊपर ले जाते हैं तो वो एक सरकारी कंपनी बन जाती है। सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको सरकारी कंपनी बनाने में। दूसरा जो चीज़ है, सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी रिलीफ दिया है वोडाफोन को, एजीआर ड्यूज में दिया है। पर ये जो एजीआर कैलकुलेशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से उम्मीद ये थी कि आपका इंटरेस्ट पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी ये जो चीज़ें हैं वो कम हो जाए, तो इससे 30 से 40 या 45 हज़ार करोड़ का जो फ़र्क आएगा वो फ़र्क नहीं आएगा अभी। कारण ये है कि वोडाफोन को अपने कैपेक्स के लिए और आगे की ग्रोथ के लिए बैंक से बोरिंग लेनी है। और वोडाफोन के पास ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का डेट है उसके बुक्स में, जिसमें मैक्सिमम जो डेट है वो स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज़ का है। बैंक डेट बहुत कम है उनके पास। कैश भी जो है उनके पास कैश। तो अगर आप उसके डेट को ब्रेकअप करेंगे तो स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज़ ही 1,80,000 के ऊपर ले जाता है उसको। तो उम्मीद ये थी कि 30 से 40 हज़ार के जो वेवर मिलेगा, क्योंकि सरकार कहे कि हम इंटरेस्ट नहीं दे, इंटरेस्ट वेव कर देंगे या पेनल्टी वेव कर देंगे, वो वेवर जो है वो नहीं आया है वोडाफोन के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ तो ये है, ये हमको सूत्रों के थ्रू मिल रहा है, बट सरकार का कोई प्रेस रिलीज नहीं आया और ना ही कंपनी ने अभी तक कंफर्म किया है ये। बट हमारे सूत्र बोल रहे हैं कि कैबिनेट में ये अप्रूव हो चुका है। बट इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि वोडाफोन जो आगे उम्मीद लगाए बैठा था कि वो 20,000 करोड़ तक बैंक से बोरो करेगा, अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बैलेंस शीट में वो स्ट्रेंथ नहीं है 20,000 करोड़ की बोरोइंग को देने के लिए। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट ये है कि 2017 तक का जितना भी एजीआर ड्यूज है जो 87,000 करोड़ का जो है वो उनको पे करना है 2031 से 2040 या 2042 तक करना है। तो 10 साल का टाइम दिया है, 5 साल का मॉरेटोरियम दिया है उनको। बट 2018 और 19 का जो ड्यू है वो उनको अगले 5 साल में पे करना है। तो ये जो मॉरेटोरियम मिला है उनको, उससे थोड़ी सी हेडरूम आ जाती है उनको करने के लिए, बट इतना नहीं आएगा उनके पास कि वो 15 से 20 हज़ार करोड़ बैंक से बोरो कर सके।
तो एक ही चीज़ बचती है उनके पास, एक ये कि कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आके फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज़ करे उनके, या वोडाफोन वापस मार्केट में आके रेस करे जैसे वोडाफोन ने पहले रेस किया था QIP या राइट्स के थ्रू रेस करे। दूसरा जो है कि वो अपने टैरिफ इंक्रीज़ करे। टैरिफ अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसके जो कैश फ्लोज हैं वो इंक्रीज़ होंगे। आज की डेट में उसका एबिटा जो है 10,000 करोड़ का है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। वो बढ़ने की वजह से जो कैश फ्लोज आएंगे उसको, उस कैश फ्लोज को रीडिप्लॉय कर सकता है नए 5G के लिए या कैपेक्स के लिए। तो वो चीज़ें हैं आज की डेट में देखने लायक। तो हमने जो कल देखा कि 10% गिरा वोडाफोन, क्योंकि उम्मीद ये थी कि वेवर आएगा, पर वेवर नहीं आया, मोरेटोरियम आया, और उस मोरेटोरियम की वजह से उनको जो बैलेंस शीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी थी वो नहीं मिली वहाँ पर। बट ये भी एक ये है, पर आप सरकार की तरफ से देखें तो सरकार ये ऐसे वेवर नहीं दे सकती, क्योंकि आज उन्होंने अगर वोडाफोन को दिया है, कल भारती भी आके मांग सकता है या कि जियो भी आके मांग सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती सरकार, पर एट द सेम टाइम सरकार ये चाहती है कि 2 प्लेयर ना हो, 3 प्लेयर रहे मार्केट में, और तीसरा प्लेयर सस्टेनेबल रहे। तो उम्मीद ये है कि प्राइस हाइक्स होंगे, आपके फ़ोन की बिल्स बढ़ेंगे, और ये जो इसका इम्पैक्ट है हमने भारती में देखा, क्योंकि भारती के शेयर भागे, और उम्मीद ये थी कि वो इसलिए भागे क्योंकि अब प्राइस बढ़ेंगे तो भारती भी इंक्रीज़ करेगा, तो भारती का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो वही एक चीज़ चल रही है टेलीकॉम मार्केट में। इसकी क्लैरिटी और भी आएगी जब फॉर्मल रिलीज़ आएगी या कंपनी हमको बताएगी इसके बारे में। बट जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है आज के डेट में, उसके बेसिस में तो ये ऐसा लगता है कि ये एक तरह से न्यूट्रल रहा है। इंसेंटिव नहीं है वोडाफोन को आगे बोरो करने का, बट गवर्नमेंट पुश कर रही है वोडाफोन को कि आप रेट इंक्रीज़ कीजिए और अपना कैश फ्लोस इंक्रीज़ कीजिए। सजी सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। और आज थोड़ा सा ना टफ टास्क रहा होगा हमारे रिसर्च टीम के लिए कि रात को नए साल की पार्टी करनी, सेलिब्रेशन करना, सुबह सुबह आके सारे का सारा पूरा मतलब खबरों का अंबार होता है, उसके बीच में से खबरें चुन के सिलेक्ट करके निकाल के आपके सामने रखना। हमारे सहयोगी रविंदर रोज आपके लिए काम करते हैं, आज भी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, और नए साल की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रविंदर, कैसे किया आपने रात को पार्टी, और कितना टफ था आज आके सुबह स्टॉक से न्यूज़ बनाना, और खबरें कौन सी आज बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। तो खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़ाइगल प्रीपेड से, जहाँ पर कंपनी ने वीज़ा के साथ 7 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें को ब्रांडेड डोमेस्टिक प्रीपेड कार्ड्स को प्रमोट किया जाएगा। सो जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। पिकाडिली एग्रो भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ यूनिट में 200 KLPD में कमर्शियल प्रोडक्शन कंपनी ने जो है कमर्शियल प्रोडक्शन उसका स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते इसमें जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51,565 DWT का सेकेंड हैंड मीडियम रेंज टैंकर एक्वायर करेगी, और कंपनी को ये जो है 4th क्वार्टर ऑफ FY 26 तक जो है डिलीवर हो जाएगी। ऑर्डर विन के चलते एनसीसी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को दिसंबर मंथ में 4 ऑर्डर मिले हैं, जिनकी टोटल वैल्यू जो है 1237 करोड़ की है। टाइम टेक्नोप्लास भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने HPCL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें HCPL से लगभग 51 करोड़ का कंपनी का जो है एक एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। NBCC की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को 220 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिले हैं दिसंबर मंथ में, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। नवीन फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर देवास में CGMP 4 प्लांट के फेज़ 1 कमर्शियल प्रोडक्शन जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक की बात करें तो VIP इंडस्ट्री, जहाँ पर कंपनी ने नॉन कोर लीड एसेट के असाइनमेंट के लिए जो है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। पेस डिजिटेक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर BSNL ने अप्रॉक्सीमेटली 94 करोड़ का एडवांस परचेज ऑर्डर जो है कंपनी को रिसीव हुआ है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, जहाँ पर कल प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल में जो है भारी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर स्टॉक्स में कल 12 से 13% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली थी ब्लॉक डील के चलते, और यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने प्रमोटर द्वारा बेचे गए जो 22 लाख शेयर जो खरीदे, जिसके चलते इसमें जो है फिर से आज एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए। तो आज देखिए खबरें वैसे ना थोड़ी सी कम ही है,
और छुट्टी किसको नहीं अच्छी लगती है, सब चाहते हैं सेलिब्रेट करना, काम करना। तो चलिए ठीक है, एक लाइफ की ऐसी बंदिश है, एक अनुशासन भी है, लेकिन थोड़े से ना आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी कम है, खबरों का फोर्स कम है। आज हो सकता है कल क्या होता है ना कि फंड्स बाइंग करते हैं साल के आखिरी दिन पे कि एनएवी थोड़ी सी बेहतर नज़र आए, तो वो भी बाइंग आ रही थी बाजार में, थोड़े मोड़े शॉर्ट्स कवर हो रहे थे। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 9% से भी कम है, तो 91% से ज़्यादा एफआईज तो शॉर्ट हैं और उनका कन्विक्शन आ नहीं रहा है। भारतीय बाजार में आज की चाल क्या होगी, क्या कल का जो मोमेंटम बाजार में हमने देखा क्या उसका कंटिन्यूएशन होगा? अब गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर तो रहा 45 अंकों ऊपर खुलने के, लेकिन क्या 45 अंक खुल के और ऊपर जाएगा या फिर एक लैकलशर सत्र आज हम देखेंगे साल के पहले कारोबारी सत्र में? ये जरा एक्सपर्ट से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल परार जी। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। कुणाल जी, कैसी हुई आपकी पार्टी रात को? देर से सोने के बाद सुबह जगने में दिक्कत तो हुई होगी सर? वेल सबसे पहले अभिषेक जी आपको और सृष्टि जी आपको दोनों को ये नए कैलेंडर ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़े कि आपको भी सर, आपको लायबिलिटीज आपकी बढ़िया है। ना पार्टी की बात करें तो नहीं सर, हम पार्टी करने तो नहीं गए थे। हाँ। बस हाँ, रात को जब 12 बजे तो हाँ एटलीस्ट मंदिर गए थे ताकि दर्शन कर सके और प्रभु से आशीर्वाद ले सके कि लोगों की सेवा कर सके और लोगों को अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दे सके ताकि उनको अच्छा खासा कैपिटल गेन हो सके। हाँ, नहीं, प्रभु का आशीर्वाद जरूरी है कुणाल जी। और मतलब देखिए ये भी बढ़िया परंपरा है। आज तो हम देखेंगे कि पहला दिन है ना, तो सुबह सुबह आमतौर पर मंदिरों में थोड़ी ज़्यादा चहल पहल होगी और मतलब हमने इतना बढ़िया हिंदुस्तानी संस्कृति का मेल कराया है इस नव वर्ष में भी कि पूरे दिन में रौनक आज दिखने वाली है। अगर आपको पुराना याद हो, हमारे साथ तो सृष्टि भी जुड़ गई हैं कुणाल जी, अगर आपको याद हो कि पहले तो लोग हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक नए साल के विशेष देते थे, वो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने का जमाना होता था, चिट्ठियां भी आया करती थी। अब तो खैर एक दिन का मामला रह गया है, लेकिन पहले कहते थे कि नहीं जनवरी चल रही है तो नया साल का पहला महीना तो ठीक है हम कर सकते हैं विश अभी तो नया साल की। वेल सर उस टाइम पे क्या है कि दुनिया इतनी फास्ट नहीं थी, उस टाइम पे इतना व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था। क्या है कि आप चिट्ठी भी भेजो हाँ। तो 3-4 दिन के बाद पोस्ट होती थी, अगर आप कार्ड भी भेजो तो आपको जाने का मौका नहीं मिलता था। जब मौका मिलता था तो एक वीकेंड आ जाता था, वीकेंड में आप घर चले जाते थे उनके। सो दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि हर एक चीज में मुझे लग रहा है कि जो 10 दिन वाला जो पीरियड है वो खत्म हो गया, अभी एक दिन आ गया है। आने वाले टाइम में एक दिन वाला पीरियड खत्म हो गया, सिर्फ 3-4 घंटे का पीरियड बच जाएगा। तो दुनिया डिजिटलाइजेशन इतनी हो गई है कि अभी उतना टाइम लोगों के पास है नहीं। और अगर जो एक्चुअली छुट्टी मनाने जा रहे हो, अपना काम भी साथ में लेके जा रहे हैं कि भाई छुट्टी मना रहा हूँ तो वर्क फ्रॉम होम जैसा कंडीशन वहां पे भी हो, कल्चर वहां पे भी हो। सो यस, थैंक्स टू डिजिटाइजेशन कि आप कहीं पे भी घूमने जाओ लेकिन आप अपने काम को साथ में लेके जा रहे हो। नहीं बिल्कुल। मुझे भी याद है अभिषेक, हम जब छोटे थे तो पर्टिकुलरली कार्ड बनाया करते थे हैप्पी न्यू ईयर के। बट जी हाँ, साल 2026 हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छा रहे और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इस साल में हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाएं और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी बेहतर करें, आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाएं। बट अभिषेक, आपकी पार्टी कैसी रही? हमने डिस्कशन कर लिया है या फिर कल तो आपका डबल सेलिब्रेशन भी था? हाँ, डबल सेलिब्रेशन था सृष्टि, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत साल के बाद मतलब रात को मैं जगा रहा और कुछ दोस्तों के साथ, हालांकि घर के पास में था, मतलब हमारी बिल्डिंग के जैसे बगल वाली बिल्डिंग में मेरे बड़े पुराने मित्र रहते हैं, उनके घर पे छोटी सी पार्टी थी, तो वहाँ बैठे थोड़ा बहुत गाना बजाना, नाचना, डांस तो नहीं आता है मुझे, बट हाँ थोड़ा हल्का फुल्का गाने का शौक है, तो थोड़ा माइक लेके वो आजमाया गया, तो बड़ी अच्छी रही, बढ़िया रहा। और दिल्ली में तो इतनी सर्दी है सृष्टि कि कहीं बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है कि घर में रह के पार्टी करना ठीक है आजकल। नहीं बिल्कुल अभिषेक, आप बताइए कि आपने कैसे पार्टी की? नहीं अभिषेक, मैं तो बहुत जल्दी सो गई थी रूटीन के चक्कर में। पर मैं आपको ये बता दूं कि बॉम्बे में बारिश हो रही है, काफी थोड़ा शॉकिंग भी था कि रात में एकाएक से बारिश शुरू हुई और सुबह जब हम ऑफिस के लिए निकले तब भी बारिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो जो हार्डकोर जो पार्टी करने वाले होते हैं ना सृष्टि, वो थोड़े निराश हुए होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल हो जो सकता है। सड़कों पे निकलते हैं, जो तफरी मारते हैं, जो बाइक लेके और ओपन गाड़ियां लेके, उनको तो बेचारे बड़े मायूस होंगे फिर वो। हाँ जी, वो हो सकता है। पर चलिए, काफ़ी धूमधाम सेलिब्रेशन रहा, विजुअल्स भी देख सकते हैं। देखिए, ना ही सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया, आतिशबाजी हुई और क्या कुछ एक्साइटमेंट रहा मुंबई में। और मुझे यकीन है कि भारत के भी हर कोने में जो है नए साल का ऐसे ही स्वागत रहा। देखते हैं साल 2026 मार्केट्स के लिए भी कैसा रहता है। पर चलिए, आज की तैयारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पर तो हमने चर्चा की, बट इतने सारे काउंटर्स हैं, एक एक करके अब उन पे चर्चा करने लगते हैं कि कहां पर आज एक्शन दिख सकता है। और आज का सबसे बड़ा काउंटर, जी हाँ, कल भी रहा है वो वही स्टॉक, और वो है वोडाफोन आइडिया। उसी से शुरुआत एक बार कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर क्या कुछ फिलहाल निकल कर आ रहा है, क्योंकि आज के सत्र में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि फिर से शायद एक्शन दिखे वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि कल जो है सरकार ने एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट तो ज़रूर किया था, बट कहीं ना कहीं उनके 87,000 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स को फ्रीज करने की खबर आई थी। बट वोडाफोन आइडिया की तरफ से नोटिफिकेशन ज़रूर आया है कि अभी फ़िलहाल उस पर कोई भी जो है उन तक जानकारी नहीं पहुंची है। बट एनालिस्ट लोग यही बता रहे हैं कि ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है वो उम्मीद से कम है, और इसी वजह से शायद कल हमने 10-10.5% की गिरावट भी देखी थी। पर अभिषेक, ये जो पूरा वोडाफोन आइडिया का मामला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया है, बट कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स के लिए भी अब थोड़ी सी चिंता की बात है कि अब आगे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वोडाफोन आइडिया को 5G केपेक्स के लिए फंड्स चाहिए, और साथ ही जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें भी वोडाफोन आइडिया को कुछ बड़ी राहत मिलती हुई नहीं दिखी है। डेफिनेटली देखिए सृष्टि, क्लैरिटी बाजार को ये भी चाहिए कि अभी कई सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। कल ये खबर तो निकल के आई है, लेकिन क्या ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, क्या डीओटी उसकी समीक्षा करेगी, डीओटी फिर क्या फैसला लेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और जो जुर्माने की रकम है 11,000 करोड़ रुपए का, उसका क्या होगा। ये तो सिर्फ एजीआर वाला मामला हो गया। लेकिन आप जैसे कि कह रही हैं कि 5G केपेक्स में कंपनी पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे है, सब्सक्राइबर्स लगातार लूज कर रही है। अगर आप देखेंगे कि उनके जो आरपू हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बहुत कम है, लगभग 170 रुपए के आसपास है, 167 के आसपास का वो होना चाहिए। अगर आप एयरटेल को देखेंगे तो लगभग उनके 260 रुपए के हैं। तो कितने पीछे हैं ये, तो ये चैलेंजेस हैं। दूसरा क्या है कि इनका जो स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज हैं वो भी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के हैं। अब वो कंपनी कैसे पे करेगी, मान लीजिए इस पे तो मोरेटोरियम मान मिल जाए, मतलब अगर हम पूरी राहत भी मान लेते हैं तो यहां से मतलब लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, अब खोने को कुछ नहीं है, 10 रुपए का शेयर है, क्या जाना है, सरकार की तो मंशा है ही कि नहीं 3 प्लेयर कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन स्टॉक कोई भी चलता है सृष्टि, तो अब पीछे वाला छोड़ दीजिए कि हम ये शेयर कहां पर था। अब ये होगा कि नहीं आगे कितनी वैल्यू जनरेट करती है कंपनी अपने निवेशकों के लिए, बात वो होती है कंपनी कितने कैश बनाती है। और सिर्फ कैश बनाने का सवाल नहीं है, फिर आपको क्या कैश डिप्लॉय भी करना है, एक्सपेंशन भी करना है, बाकी जो कंपनीज उनसे कम्पीट भी करना है, और उसमें आप बहुत ज्यादा पीछे अभी भी हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और क्या इनको फ्रेश फंडिंग मिलेगी वोडाफोन आइडिया को, सवाल ये भी है, क्योंकि मतलब थोड़ी सी तो राहत इनको मिल गई थी कि सरकार ने जो भी ड्यूज थे ठीक है उसको इक्विटीज में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन आगे ना इनको भी वो दिक्कतें आने वाली हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं सृष्टि, मैं इनके जो ओरिजिनल जो प्रोमोटर्स हैं, अब सरकार तो सबसे बड़ी हिस्सेदार है 49% के आसपास, लेकिन 16.5% वोडाफोन पीएलसी होल्ड करती है और करीब 9.5% आदित्य बिरला ग्रुप होल्ड करता है। उन दोनों की तरफ से मैंने कोई खास इंटेंट देखा नहीं है। पूरी तरह से जो गेंद है वो सरकार के कोर्ट में है। सरकार ही भविष्य तय करेगी वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। तो सिर्फ एग्जिस्ट करेगी या फिर एग्जिस्ट करके जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनकी वेल्थ बढ़ाएगी, उनकी वैल्यू को भी बढ़ाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। तो बहुत सारे अभी अनसुलझे सवाल हैं, देखते हैं कि उसके जवाब कब तक निकल के आते हैं। एक राय जरा कुणाल जी से ले लेते हैं। कुणाल जी, वोडाफोन आइडिया की बात चली है तो जरा एक राय आप दे दीजिए। कल हमने ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखी, 12 रुपए तक तो शेयर पहुंच गया था, 6 रुपए से रिकवर करके, मतलब अब ये 6 से 12 इसने 5-6 महीने बना दिए। तो वैसे
कोई ट्रेडर मेंटेलिटी वाले लोग हो तो कहेंगे हमारे तो पैसे डबल हो गए 5 महीने में। राय आपकी क्या होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर? सर, वोडाफोन आइडिया की बात करें फिलहाल तो व्यू टोटली नेगेटिव साइड का ही है। आप देखिए कि जो डेट है वो माफ नहीं किया, मॉनिटरिज्म किया, एक्सटेंड किया हुआ है और उसके वजह से ही हमें कल अच्छा खासा करेक्शन वोडाफोन आइडिया में देखने को मिला है। और ये स्टॉक फंडामेंटल के बेस पे चलने वाला स्टॉक नहीं है, इसमें टेक्निकल भी काम नहीं करेगा। ये स्टॉक जब भी न्यूज आती है तभी चलता है। और ये नहीं एक रेंज बना के रखा है, यानी अगर नीचे 6 से 7 आता तो खरीदारी करके चले, ऊपर 11-12 आता तो आप बेच के चले। तो इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये रेंज को डिफाइन करने के लिए ना ही तो फंडामेंटल है ना ही कोई टेक्निकल है। और मेरा पहले से ही मेरा मंतव्य रहा है कि भाई जो कंपनी का डेट है उसकी मार्केट कैप से ज्यादा है तो भाई वो कंपनी में आप क्या क्या ही फंडामेंटल ढूंढ लोगे। सो व्यू मेरा अभिषेक जी यहाँ पर टोटली नेगेटिव साइड का है। कल जो न्यूज आई उसके बेस पर स्टॉक ने 11-12% की गिरावट हमें दिखाई है, ब्रेकडाउन भी स्टॉक ने हमें दिखाया है। सो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। और मुझे आज भी याद है जब स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 11 का लेवल दिखाया था तो हमने कहा था अगर ये आपके वॉच लिस्ट में भी है तो अभी आप निकाल दीजिए, और पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली निकालने की जरूरत है। और यहाँ पे सेम व्यू रहेगा, इसको टोटली अवॉइड करके चले। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार यहाँ से एग्जिट करना ही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉफिट तो खैर बहुत मुट्ठी भर लोगों को मिल रही होगी कुणाल जी, और एग्जिट करने की आप सलाह भी दे रहे हैं। और देखिए अब क्या है ना कि कैबिनेट की तरफ से भी कोई इस पर सफाई आई नहीं कि क्या हुआ है। पीआईबी की जो प्रेस रिलीज भी जो जारी हुई उसमें भी कुछ पता नहीं चला, तो मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है। और मैं सृष्टि आपको याद होगा मतलब वोडाफोन के पहले जब आइडिया जब सिर्फ हुआ करती थी तो 100 रुपए के भाव पर भी लोग कहते थे कि अब तो बहुत सस्ता हो गया है, जब स्टॉक क्रैश करके 100 रुपए पर आया था। और अब देखिए 10 रुपए के भाव है और फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेच के निकल जाइए। नहीं जी हाँ बिल्कुल अभिषेक देखिए यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, वही सबसे ज़्यादा जो है वो शॉकिंग बात है। और साथ ही साथ देखिए प्रमोटर एंटिटी जो है हालांकि फ़िलहाल उन्होंने एग्री किया है कि वो 5,836 करोड़ जो है वो इन्फ्यूज़ करेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है वो थोड़ी सी एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी। पर फिलहाल आप देखिए कि अगले 12 महीने में ही प्रमोटर एंटिटी को 2,307 करोड़ जो है वो इन्फ्यूज़ करेंगे और साथ ही आगे चल के जो है और भी रकम इनको इन्फ्यूज़ करनी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स ज़रूर हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी सी चिंता बरकरार है। पर आइए अब और भी काउंटर्स इन पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, और इसके अलावा ढेर सारे और काउंटर्स भी आज फोकस में रहेंगे। और एक बार शुरू करते हैं एनसीसी से, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी हाल फिलहाल जो है थोड़े बहुत नए ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं। कुणाल जी, दिसंबर में लगभग 1240 करोड़ के 4 नए ऑर्डर इनको मिले हैं। ये अपडेट आता हुआ दिसंबर महीने का एनसीसी की तरफ से। एक बार आपकी चार्ट रीडिंग बताइए कि कैसी है, क्योंकि कल भी देखिए 3.5% का मूव इंट्राडे इस काउंटर ने दिखाया है। कल चार्ट रेटिंग बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम बनाया हुआ है 154 150 के अराउंड। एंड कल के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। व्यू मेरा डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। वीकली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट पे देखिए स्टॉक ने लगातार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों फेस किए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ सितंबर 2023 के अराउंड का, तो अच्छा खासा सपोर्ट वीकली चार्ट पे स्टॉक को मिला हुआ है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 160 के अराउंड का क्लोजिंग है। लोअर लेवल पर हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, वो सपोर्ट आ रहा है 152 का, लेकिन हम यहाँ पे 150 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हाँ टारगेट भी अपने हमें उतने देखने को मिल सकते हैं। पहला इमीडिएट टारगेट 168 का है। 168 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 180 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली एनसीसी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। इतना ही नहीं, अगर किसी की पोजीशन ऊपर के प्राइस पे अटकी है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे वापस उस पोजीशन को ऐड करके जा सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 180 तक के लेवल एटलीस्ट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ये 180 के लेवल्स दिखा सकता है एनसीसी, इस काउंटर पर रखेंगे नजर। पर कुणाल, इसी के साथ आप भी क्यों ना बता दें कि आज आप कौन से स्टॉक्स लाए हैं इस नए साल हमारे व्यूअर्स के लिए। कल दो स्टॉक है ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। सबसे पहला ट्रेडिंग के लिहाज से बात कर रहे थे, गुजरात गैस खरीदारी करके चलने की सलाह है। कल के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। 412 के अराउंड का क्लोजिंग पे खरीदारी करके चले। 400 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते तो 422 का पहला टारगेट है, एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 436
60 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो गुजरात गैस यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो स्टॉक है वो है एलटीएफ, यानी कि एल&टी फाइनेंस। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कहते हैं ना कि पेशेंस पे ऑफ। तो ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसे गुजराती में हम कहावत है हमारे गुजराती में कि धीरज का फल मीठा है, सब हमारे यहाँ पे कहावत है। तो एल&टी फाइनेंस भी वैसा ही स्टॉक है, जिन जिन लोगों ने पहले पेशेंस करके इसको होल्ड करके रखा है, उनका अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। हम यहाँ पे वापस खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक ने कल एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है ट्रेडिंग रेंज का। 315 के अराउंड का क्लोजिंग खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 305 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 325 से लेके 338 के दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नाउ 2026 के अगर कोई एक स्टॉक की बात करूं तो मैं एलटीएफ के ऊपर ही फोकस करने वाला हूं, क्योंकि एज पर द मोमेंटम थ्योरी और इनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। एटलीस्ट यहाँ से 12 से 15% के भी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो अगर किसी को पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करना है और प्रेजेंट लेवल पे अगर कोई नया स्टॉक चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एलटीएफ पे ही फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे हम ऐसे जो मेंटेन करके चलेंगे वो थोड़ा सा छोटा आएगा, 285 का आएगा। लेकिन अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला टारगेट 340 का ही है। 340 जिस दिन ब्रेक होगा 375 तक के टारगेट इस स्टॉक आपको दिखा सकता है। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर रखेंगे नज़र। और जी हाँ, हाल फिलहाल ज़बरदस्त एक्शन में ये काउंटर भी आपको दिख रहा है। बट इसी के अलावा जो है और कुछ अन्य खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो आज जो है वो फोकस रहेगा जीई शिपिंग पर भी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने सेकेंड हैंड मीडियम रेंज टैंकर को एक्वायर किया है। और मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ, पिछले एक महीने में दो ऐसे अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे हैं जीई शिपिंग से, यानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। एक बार कुणाल इसकी चार्ट रीडिंग दीजिए। देखिए, दूसरी वजह ये भी है कि हाल फिलहाल जितने शिपिंग काउंटर्स हैं, खासतौर से एससीआई की बात कर ले, इनमें काफ़ी बज़ है, पर जीई शिपिंग खासतौर से यहाँ पर किस तरीके से आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं? कल जीई शिपिंग की बात करें, ऑलरेडी ओवरऑल जो शिपिंग काउंटर्स है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप देखिए डेली चार्ट पे एक टाइम पे स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 1500 तक की हाई बनाए थे। वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला 785 तक का। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन में 50 एमए के ऊपर, व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। 1130 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 1090 का हम यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जो व्यू यहाँ पे बन रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1160 का पहला टारगेट, 1160 जैसे ब्रेक होगा 1210 के भी लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है यहाँ पे जीई शिपिंग को लेके वो पॉजिटिव साइड का है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, जी शिपिंग को लेकर पॉजिटिव व्यू, खरीदारी करने की सलाह है। एक काम करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आपको ना ज़रा वो शेयर दिखाते हैं। NSE 500 से हमने स्क्रीन किए हैं कि कहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा बने हैं और कहाँ पर आपको नुकसान हुआ है। तो हाल फिलहाल हमने देखा कि हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ही तगड़ी रैली दिखाई दी, और ये भी साल के सुपर परफॉर्मर्स में ये शेयर शामिल आपको नज़र आएगा। 109% के रिटर्न, लेकिन फोर्स मोटर 209%, यानी कि शेयर हो गया है ये 3 गुना 2025 में। एल&टी फाइनेंस 129%, और इसके अलावा आरबीएल बैंक, एबी कैपिटल, ये भी लगभग डबल हो गए हैं। एबी कैपिटल में बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई दी है। राय दो शेयरों पर कुणाल जी आपसे चाहिए। एक तो एबी कैपिटल पर आप यूं दीजिए कि क्या आपको लगता है कि ये तेजी आगे और होगी एबी कैपिटल में, और दूसरी राय, क्या हिंदुस्तान कॉपर से अब मुनाफा वसूल ले? जो रैली लोगों ने एंजॉय की है 2025 में, पैसे बन गए हैं, क्या संतोष करके थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर ले उनमें से? वेल, सबसे पहले एबी कैपिटल की बात करें, व्यू फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का, ये बहुत ही बढ़िया रैली है स्टॉक में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडर मेंटालिटी आ जाता है, तो क्या है कि वो जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मुझे याद है जब स्टॉक ने 2024 में 240 के अराउंड का हाई बनाया था, वहां पे लोगों ने पोजीशन ऐड करके रखी थी। और उसके बाद जब स्टॉक ने करेक्शन दिया था 140 तक, किसी ने वहां पे एवरेज करके चलने की हिम्मत नहीं लगाई। इवन जब वापस स्टॉक 240 आया तो एटलीस्ट लोगों ने वहां से पोजीशन निकाल के जो एटलीस्ट कैपिटल है वो सिक्योर कर लेते। उसके बाद बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें आदित्य बिरला कैपिटल में देखने को मिली और स्टॉक 240 वाला हो गया 360। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छे खासे स्टॉक में करेक्शन में अगर अच्छे सस्ते दाम में अगर स्टॉक मिल रहा है तो उसको एवरेज करके चलिए।
प्रेजेंट लेवल की बात करें 357 के अराउंड है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन भी है और जितने भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 344 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। 357 के अराउंड है, 344 का एक एसएल मेंटेन करके चले। टारगेट की बात कर ले तो 367 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होगा 383 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, तो बहुत ही बढ़िया रैली हिंदुस्तान कॉपर ने हमें दिखाई है, थैंक्स टू जो सिल्वर की जो प्राइजेस है, जो वन वे रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली उसके बेस पे। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है थोड़ा सा 50-50 है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा, लेकिन कैपिटल जो आपने लगाई वो कैपिटल आप एक बार निकाल लीजिए, प्रॉफिट को एज इट इज रन करने दीजिए। कोई कई बार क्या होता है कि लोग छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा और रन करता है। जिस हिसाब से ग्लोबल एनालिस्ट, ग्लोबल फर्म जो बात करिए सिल्वर की, भाई वो 4-4.5 लाख हो जाएगी, तो बड़े वैसे उसका डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर को भी मिलने वाला है। तो मेरा जो यहाँ पे मानना है वो ये है कि आप कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट जो है वो स्टॉक में एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर और एबी कैपिटल को लेकर ये व्यू हो गया कुणाल जी का। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज अब फोकस में रहेंगी। अब ये कह सकते हैं कि बजट के पहले वाला महीना शुरू हो गया आज से, नए साल की शुरुआत से, और एनसीसी हो गया, एनबीसीसी हो गया, बाकी कैपिटल गुड्स में एलएनटी वगैरह, एबीबी, ये सब शेयर फोकस में रहेगा। एनसीसी को लेकर और एनबीसीसी को लेकर खबरें भी आई हैं, और दोनों की जो चाल रही है पिछले साल में यानी कि 2025 में, वो विपरीत दिशा में रही है। अगर एनसीसी 40% गिरा है तो 2025 में एनबीसीसी करीब 30% चढ़ा है। और ऑर्डर की खबरें आई हैं, एनसीसी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, लेकिन 160 के आसपास आगे हम देखने की एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। कल 3.5% के आसपास की तेजी आई है, और इनकी तरफ से अपडेट आया है कि दिसंबर में 1237 करोड़ रुपए के 4 नए ऑर्डर मिले हैं दिसंबर के महीने में। अब हाल फिलहाल भी ऑर्डर की खबर आई थी, उसको इंक्लूड करके सारे के सारे कंपनी ने अपडेट दिए हैं या फिर ये अलग ऑर्डर हैं, इसको लेकर थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। बट फिर भी एक राय जरा ले लेते हैं कि चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एनसीसी, कुणाल जी, आपको लगता है कि पीछे जो निराशा थी उसको छोड़कर अब ये शेयर स्थिरता के थोड़े संकेत दे तो रहा है? क्या राय होगी? हो सकता है कि इस खबर के दम पर आज हम तेजी देखें और गैप के साथ ही शेयर खुले। व्यू एनसीसी को लेके पॉजिटिव साइड का है जी। स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ है, वीकली चार्ट पे भी 150-155 के अराउंड का सपोर्ट है, एंड यहाँ पे भी स्टॉक ने 150 के अराउंड का सपोर्ट लिया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 160 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है, यहाँ पे सिर्फ 150-150 का हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 168 का आएगा। 168 जैसे ब्रेक होगा 180 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर किसी हमारे यूएस की पोजीशन ऊपरी लेवल पे है तो यहाँ पे मैं कहूंगा एक बार एवरेज करके चले, कॉस्ट नीचे आ सकती है आपकी। 180 का अगर टारगेट आता है तो वहां पे आप निकल भी जा सकते हो। एक अच्छे खासे फॉर्मेशन यहाँ पे बने हुए देखने को मिल रहे हैं। एनसीसी पर रखेंगे नज़र, पर इसी के साथ साथ आज एरेडा पर भी फोकस रहेगा। कुणाल जी, यहाँ पर इनके Q3 के अपडेट्स आए हैं, मजबूत दिख रहे हैं। लोन सैंक्शंस 29%, डिसबर्समेंट 44% जंप होते हुए दिखे। एक बार क्विकली आपकी राय एरेडा पर, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को? व्यू एरेडा को लेके डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। रिसेंट डेज में बहुत सारी क्वेरी हमें एरेडा को लेके देखने को मिल रही है, जहाँ पे लोगों ने ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनाई और फंस भी गए हैं। मैं कहूंगा प्रेजेंट लेवल पे वापस एवरेज करके जा सकते हैं। नई पोजीशन बनानी है तो नई पोजीशन भी बना के लेके जा सकते हैं। 139 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लो लेवल पे जो ऐसा आएगा 129 का आएगा, जो उसका रिसेंट का बॉटम है। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, एक अच्छे खासे लेवल का हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो रहेगा 147 का रहेगा। 147 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 160 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 14 से 15% के भी मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। सो डेफिनेटली नई खरीदारी भी करके जा सकते हैं, प्लस अगर एवरेज करना है तो एवरेज करके भी यहाँ से जा सकते हैं। चलिए एरेडा पर रखेंगे नज़र। यहाँ पर भी आज पॉजिटिव एक्शन की ही उम्मीद है और डेटा भी काफ़ी सपोर्टिव है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपको जाने से पहले बता दें कि जी हाँ, ये है महीने की शुरुआत और जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को
बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि आप अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि, और हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। कुणाल परार हैं और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी और कुणाल जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को नए साल की ढेर सारी अनेकानेक शुभकामनाएं भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि जो आज देश में जो सेलिब्रेशन हुआ है न्यू ईयर 2026 का, वो किस तरह का रहा है तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि मुंबई में थोड़ा जश्न फीका इसलिए हुआ कि रात को 12 बजे के बाद वहां पर बारिश हो गई, लेकिन हर तरफ उत्साह का माहौल रहा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर दिल्ली की तस्वीरें, मुंबई में भी पार्टी चरम पर थी। बाकी जो ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर लोग स्पेशली पहुंचते हैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, वहां तो नज़ारे हमेशा ही अद्भुत होते हैं। गोवा और शिमला की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और खबरें आ रही हैं कि हिमाचल के कुछ पार्ट्स में और उत्तराखंड में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है कुछ ऊपरी इलाकों में। बाकी बेंगलुरु जो कि हमारी IT कैपिटल है, और इसके अलावा पुणे बहुत ही खूबसूरत शहर महाराष्ट्र का, एजुकेशन कैपिटल आप महाराष्ट्र का उसको कह सकते हैं, और वहाँ से भी ये तस्वीरें आई हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो जैसे ही 12 बजे लोगों का उत्साह चरम पर, और पार्टी तो लोग पहले से ही कर रहे थे, उसके बाद शोर शराबा, उत्साह, मस्ती, सब कुछ ये कैद हो गया। और लेकिन एक मतलब मेरी शिकायत है एक्सचेंजेस से और हमारे रेगुलेटर से, एक गुजारिश है कि मतलब 1 तारीख को यहाँ पर भी बाजार अगर बंद रखे जाएं तो ठीक हो, क्योंकि लोग रात को सेलिब्रेट, अच्छा कोई चाहे भी ना कि अच्छा मुझे नहीं सेलिब्रेट करना है, तो इतने ज़्यादा पटाखों की आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़्यादा शोर होता है कि आप सो तो सकते नहीं हैं। फिर वो दफ्तर सुबह सुबह पहुंचना, फिर वो काम करने में वो मज़ा नहीं है। सड़कें ज़रूर खाली मिल जाएगी आपको दफ्तर आने के लिए, बट वो उत्साह जो है ना थोड़ा सा मिसिंग रहता है। लेकिन 18 न्यूज़ स्वदेश अब चूँकि खुले हैं मार्केट, तो हम पूरे जोशो खरोश के साथ आपके साथ हाजिर हैं, और हमारा एक्सपर्ट भी सुबह सुबह हमारे साथ जग के तैयार है आपकी कमाई की रणनीति बनाने के लिए। गौरव जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी सारी मुरादें, सारे सपने ये नए साल में पूरे हों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपके शेयरों से शुरू कर लेते हैं। बताइए 2 नए शेयर नए साल में कौन से होंगे आज हमारे दर्शकों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, ET नाउ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। और जो आपने एक्सचेंज से गुजारिश की है, मैं भी उससे कंप्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ। 1 तारीख को छुट्टी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सृष्टि के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो भी सहमति दे रहे हैं, कुणाल जी की भी मुस्कान बता रही है, कहीं ना कहीं वो भी अपना एक सहमति इस चीज पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आई थिंक यस, 1 तारीख को अगर छुट्टी मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग भी थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। अगर अदरवाइज बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता है कि यार नेक्स्ट डे वी हैव टू गेट रेडी एंड मूव टू द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। So, okay, whatever it is, we are here with full energy and our stocks. तो अब शेयर बाजार पे जैसे चर्चा कर रहे थे हम, तो जो स्टॉक्स आज मुझे पसंद आ रहे हैं वो दोनों ही मैंने चुने हैं ऑयल एंड गैस स्पेस पे। कल ऑयल एंड गैस क्षेत्र में एक अच्छी तेजी हमने रिपोर्ट की, और उसके साथ ही साथ मुझे उम्मीद है जिस प्रकार का ऑयल एंड गैस इंडेक्स का फॉर्मेशन, चार्ट फॉर्मेशन ओवरऑल नजर आ रही है, आई एम प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से वो तेजी आगे एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी इनटू द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। देयरफॉर जो पहला शेयर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है गुजरात गैस का। कल के सत्र में गुजरात गैस के शेयर्स में निचले लेवल्स पे ऑलरेडी ये शेयर पड़ा हुआ था, और वहां से एक अच्छा अपमूव आया ऑन बैक ऑफ मल्टीफोल्ड वॉल्यूम, और एक अच्छे स्तरों पे जाके बंद हुआ। एक करेक्टिव वेव भी हमें कल के दिन में ही मिल गई थी, वो एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। तो आज गिरावट पे हमें 412 से 414 की रेंज के अराउंड ये शेयर मिलना चाहिए ओपनिंग नोट पे। आई एम एक्सपेक्टिंग करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 395 और 445, 445 रुपए तक के मैं इसमें टारगेट्स आने वाले हफ्ते में आते हुए उम्मीद कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो हमारी ऑयल मार्केटिंग दिग्गज कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC।
166 के अराउंड कल की क्लोजिंग थी, बहुत ही शानदार लेवल पे क्लोज हुआ है, कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया है पिछले कई दिनों का मूव, स्टेलर वॉल्यूम्स भी थे, सभी संकेत ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव कंटिन्यू करेगा, देयरफॉर इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 162 रुपए और 175 तक के मैं इमीडिएट नियर टर्म में टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलिए ये दो काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। और जी हाँ, ऑयल एंड गैस स्पेस में जो है ज़बरदस्त एक्शन है और आईओसी जो है फिलहाल गौरव को पसंद आ रहा है। 175 के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखें और 162 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर कुणाल, आप क्या राय रखते हैं पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में, क्योंकि हमने जाते जाते भी डिस्कस किया था, क्योंकि आप ना ही सिर्फ देखिए सिर्फ रिफाइनर्स जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी मजबूत हो रहे थे, बट जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, खासतौर से ओएमसीज में से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। कुणाल, क्या आपकी कोई प्रेफरेंस है यहाँ पे, कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो? वेल, एनी टाइम प्रेफरेबल स्टॉक है ये ओएमसीज, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि ये अच्छे खासे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। अगर आप इसमें अगर अटक भी जाते हो, लेकिन डिविडेंड इतना अच्छा आता है कि आप कहीं ना कहीं आपको वो लॉस बराबर कर लेते हो। लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन से अगर इस लेवल की बात करूँ ना, तो तीन स्टॉक में सबसे बड़ा जो स्टॉक है, मतलब सबसे फिलहाल मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है बीपीसीएल। अब देखिए, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ, उसका जो रिसेंट का जो टॉप था 380 के अराउंड का, 384 के अराउंड अभी फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रख सकते हो। अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने नया हाई बना दिया है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में फिलहाल इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, ट्रेडिंग करके भी चलना चाहिए। लो लेवल पे हम यहाँ पे जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 370 का होगा, 370 का। टारगेट की बात कर लेते हैं तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। टारगेट ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट हमें 395 का देखने को मिल सकता है। 395 जिससे ब्रेक हुआ 415 तक की भी टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। और हमारे दर्शक मित्रों को ये भी सलाह है कि अगर ये तीन स्टॉक में से अगर कोई भी करेक्शन आता है और आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर कोई भी स्टॉक ढूंढना है, तो आप आईओ से, बीपीसी, एचपीसी में कोई भी एक स्टॉक चुन सकते हो। क्योंकि अगर आप अटक भी जाओगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही है, अच्छे खासे डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। ये ओएमसी बास्केट पर आपके लिए राय। देखिए, कल तो एक ज़बरदस्त एक्शन ज़रूर रहा है, आज किस तरीके से वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। पर गौरव, अब आपके पास आना चाहेंगे। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। नवीन फ्लोरीन, ये काउंटर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी कंपनी ने देवास में अपने प्लांट का फेज़ 1 कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू किया है और हाल फिलहाल बहुत अच्छा मोमेंटम भी हमने देखा है। एक बार टेक्निकल चेक नवीन फ्लोरीन पे। Hi, Shristi, morning and season's greeting. Happy New Year to you too. एक अच्छा फॉर्मेशन नजर आ रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो क्लियरली फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, अगर 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस शेयर में बिल्डअप हो रहा है। 6200 का ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा, उस ब्रेकआउट के बाद ही इसे लॉन्ग के लिए कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज ये फिर 5800 से 6200 की रेंज में अटका रहेगा। तो यस, हायर साइड पे एक पॉसिबिलिटी जरूर है, बट वन शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। 6200 के ऊपर मैं बाय की सलाह दूंगा इस स्टॉक। यहाँ पर नवीन फ्लोरीन, एक बाई की सलाह ज़रूर है, पर थोड़ा सा ऊपर निकल जाने दीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं। बट आज पहली तारीख है और जी हाँ, आज ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आएंगे। अब देखिए, जनवरी महीने की बात करें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो वजहें हैं, क्योंकि देखिए नए साल में जो है नई गाड़ियाँ तो ज़रूर बिकती ही हैं, बट इस साल से जो है वो प्राइजेस भी अब बढ़ जाएंगे। हमने देखा है कि टाटा मोटर्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है, साथ ही साथ आप देख लीजिए कल hyundai की तरफ से खबर आई थी कि लगभग 0.6% वो अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रहे हैं और बाकी कंपनियां भी जो हैं वो एक ट्रेंड बन चुका है कि जनवरी महीने में अपने दाम बढ़ाती हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि जी हाँ, दिसंबर महीने में कंपनी ढेर सारे डिस्काउंट ज़रूर देती है, बट कई सारे जो कस्टमर्स रहते हैं वो नए साल का वेट करते हैं, क्योंकि आप जब नए साल में गाड़ी लेते हैं या फिर दिसंबर 2025 के मुकाबले मान लीजिए
जनवरी 2026 में लिया तो आपके गाड़ी पे वो ईयर चढ़ जाता है। तो रीसेल वैल्यू जो है कहीं ना कहीं उस तरीके से डिसाइड होती है। आज अगर ऑटो बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड साल दर साल आपको एक डबल डिजिट ग्रोथ आने की उम्मीद है। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेल्स में भी जो है काफ़ी अच्छी बढ़त रहेगी। और दूसरा अच्छा खेमा रहेगा टू व्हीलर स्पेस, जहां पर आप रॉयल एनफील्ड देख लीजिए, 1 लाख सेल्स आने की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सभी में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑटो काउंटर्स पर फोकस जरूर रहेगा। बट एक बार क्विकली गौरव आपसे समझना चाहेंगे, देखिए टाटा मोटर्स पीवी की ही बात कर लेते हैं हम, 350 से इसको हाईलाइट भी कर रहे थे, और साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये 2 अंडर परफॉर्मर्स जरूर रहे हैं। इन पर आपकी क्या राय होगी? जैसे टाटा मोटर्स पे अभी भी मैं एक कॉशियस अप्रोच ही रखूंगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, चार्ट फॉर्मेशन संकेत दे रहे हैं कि एक अपमूव की पॉसिबिलिटी है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बॉटम पे विजिबल है, जो कि एक रिवर्सल का, अपवर्ड रिवर्सल का संकेत मुझे दे रहा है। यहाँ से 384-85 तक का एक अपमूव पॉसिबल है। तो देयरफॉर यस, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक बार बाय किया जा सकता है। स्टॉक को स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 360 रुपए का उस टाइम। तो 360 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी भी कॉशियस अप्रोच है। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त तो चला है जानने का आज के कौन से रहेंगे नवरत्न काउंटर। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी अशेषा के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अशेषा, बताइए आज के नवरत्न। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। और आज के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जहां पर प्रमोटर्स करीब 5,800 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाले हैं। उसी के साथ कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि कल जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी उस पर गवर्नमेंट का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया 80,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज़ को लेकर। तो ये बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए निकल कर आई है। स्टॉक 4% की तेज़ी के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा इरेडा, जिसके ऑपरेशनल अपडेट्स आए तीसरी तिमाही के, और वो अच्छे ही नजर आ रहे हैं। लोन कलेक्शन 30% बढ़ते हुए नजर आए, 40,000 करोड़ के आसपास आए। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स इरेडा में पेश किए हैं और प्री ओपन में स्टॉक आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा बात करेंगे जैगल प्रीपेड की, जहां पर वीज़ा के साथ कंपनी ने 7 साल का करार किया है। तो बड़ी खबर, 1.5% की तेज़ी प्री ओपन में यहाँ पर दिखी है। एनसीसी कंपनी को दिसंबर के महीने में 1240 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, स्टॉक 1% ऊपर। एनबीसीसी 220 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। 220 करोड़ के ऑर्डर्स एनबीसीसी को यहां पर मिले हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग यानी जीई शिपिंग, जहां पर कंपनी ने बताया कि सेकेंड हैंड मीडियम रेंज टैंकर कंपनी ने खरीदा है। 50,000 से ज़्यादा DWT का ये सेकेंड हैंड टैंकर है। तो यहाँ पर भी तेज़ी नजर आई है। टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी को HPCL से कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। प्रिवी स्पेशलिटी, याद रखें कल के सत्र में ब्लॉक डील हुई थी, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची, लेकिन बायर्स के नाम में एक नाम काफ़ी अच्छा है और वो है SBI म्यूचुअल फंड। उन्होंने खरीदारी करके रखी है प्रिवी स्पेशलिटी में, तो यहाँ पर भी नज़र रखें। नौवे स्टॉक की बात करते हैं बिग बोल्ड ब्रोकरेज, जहाँ पर आज हमने कोटक महिंद्रा बैंक के रिपोर्ट को चुना है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार, 2,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पर दिया है। उनका मानना है कि निम्स रेंज बाउंड रहेंगे और क्रेडिट रोड भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो 2,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, इस स्टॉक के दम पर, इस रिपोर्ट के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक्शन नजर आ सकता है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो 2,500 रुपये के टारगेट हैं और हो सकता है कि 2,500 रुपये वाला जो टारगेट है ना, वो मतलब उसको फिर बाद में रिव्यू करके 500 रुपये का कर दी जाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:5 के रेशियो में, और भाव फिर 1/5 रह जाएंगे कोटक बैंक के शेयर के। एक क्विक व्यू आपसे गौरव जी चाहेंगे 30 सेकेंड में। कोटक बैंक 2300 रुपये का हाई है इसका, 2200 रुपये के ऊपर फिर से शेयर आ गया है। कल हमने बढ़िया स्ट्रेंथ देखी है शेयर में। क्या राय होगी आपकी कोटक बैंक को लेकर? क्या तेजी आज भी कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, शानदार मूव आया है, शानदार लेवल्स पे क्लोज हुआ है, अच्छा लग रहा है। 2250 मुझे उम्मीद है आज ही के सत्र में आ जाना चाहिए। 2250 आज की सत्र में, ठीक है। मतलब 2250 के लिए और, मतलब कल हमने जितनी तेजी देखी ना, 2% और चलना होगा आज। तो ये 2210 वाला शेयर 2250 का होता हुआ दिखाई दे रहा है गौरव जी को। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और
आज के लिए जो संकेत थे, जो गिफ्ट निफ्टी से 45 अंक ऊपर खुलने के संकेत आ रहे थे, और जो निफ्टी सेटल हुआ है कल की डबल सेंचुरी के बाद, सेटल भी लेवल हुए हैं उतने ही जितना गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस आ रहे थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। करीब 44 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। सेंसेक्स की बात करें तो 34 अंक ऊपर सेंसेक्स है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 92 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। प्री ओपन में हम देखें कि कोई भी शेयर 1% ऊपर नहीं है निफ्टी में। सबसे ज्यादा ऊपर है भारतीय एयरटेल, विप्रो, M&M और इंटरग्लोब एविएशन। 0.4% के आसपास की तेजी है। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर तेजी में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओपनिंग हो गई है, वही 50 अंकों के आसपास की तेजी आप निफ्टी में देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 70 अंकों के गेंस है, लेकिन गेंस जो है सीमित 0.25% से भी कम। सेंसेक्स की जो तेजी है वो है करीब 150 अंकों के आसपास की। लेकिन ये जरूर है कि सारे के सारे इंडेक्स आपको हरे निशान में फिलहाल दिखाई देंगे। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कि तेजी पर ही शुरुआत हुई है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट भी आपको ग्रीन में दिखाई देगा। तो ये पॉजिटिविटी है। और जो शुरुआत हुई है नए साल में, हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी बेहतर है। 1298 शेयर तेजी वाले हैं, 585 शेयर हैं मंदी वाले इस वक्त। तो शुरुआत अच्छी हुई है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो M&M करीब 1% ऊपर, भारतीय एयरटेल करीब 0.25% ऊपर दिखाई दे रहा है। इटर्नल कल हमने देखा कि कमजोर हो रहा था शेयर, आज थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है। कल तो देशव्यापी हड़ताल की खबरें भी आ रही थी, ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लग रहे थे। तमाम ये प्लेटफॉर्म जो कंपनीज हैं फूड डिलीवरी वाली। बाकी अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील कल ये शेयर चला था। हमने देखा था कि जो सेफगार्ड ड्यूटी वाली खबर आई थी सरकार की तरफ से, 3 साल के लिए 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगी थी, तमाम स्टील शेयर चली थी। आज भी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। और इसके अलावा जो बाइंग है, जो कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स हैं, LNT में आप तेजी देखेंगे। रिलायंस कल बढ़िया हेल्दी गेंस थे रिलायंस में, 1575 रुपए के ऊपर कल रिलायंस निकला था। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की तेजी आज रिलायंस में है। तो रिलायंस शुरुआती सत्र में सपोर्ट करता हुआ बाजार को दिखाई दे रहा है। तेजी और कहां पर है वायदा में अगर आप देखेंगे, वोडाफोन आइडिया कल की पिटाई के बाद थोड़ा सा ऊपर आया है, 2% के ऊपर। कल गिरा कितना था? 10-11% ये शेयर टूटा था। इस बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बिक्री के आंकड़े आ गए। जी हाँ, आज 1 जनवरी तमाम कंपनीज की दिसंबर की बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। और एस्कॉर्ट्स की जो घरेलू बिक्री है 36% बढ़कर 6828 यूनिट रही है। तो हेल्दी ग्रोथ कुल बिक्री के आंकड़ों में। और ये शेयर आपको दिखाई देगा करीब 0.25% के ऊपर। इसके आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि और कहां पर एक्शन बिल्ड हो रहा है। सेल, REC, एस्ट्रल, PFC, वोल्टास, हडको, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आप आज तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। लेकिन एक और शेयर जहां पर मजबूती बन रही है वो है NCC। इनमें करीब 1350 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर थी। और ये शेयर है करीब 3% ऊपर, 165 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी बैंक ने लगा ली है सेंचुरी 126 अंकों पर, और निफ्टी है करीब 60 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ। सबसे ज्यादा जो कमजोर है जो शेयर निफ्टी में वो है ITC, करीब 2% नीचे ITC। 2% ITC में अगर हम जो स्विंग्स देखते हैं उसके लिहाज से ये बड़ा है। डॉक्टर रेड्डी सिप्ला, ये शेयर भी आज के सत्र में आपको कमजोर नजर आएंगे। टाइटन चल रहा था, टाइटन का शेयर आज है सपाट। निफ्टी 500 में जरा देख लेते हैं कि आज कहां पर बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। ब्लू डार्ट 7% ऊपर, निश्चित तौर पर आज का बिग बजर, बिग शो यहां पर हम कह सकते हैं। वी गार्ड में 6% की तेजी, ज़ायडस वेलनेस में कल भी हमने तेजी देखी और आज भी तेजी हो रही है करीब 4% के आसपास की। NCC ऊपर है, चोलामंडलम फाइनेंस ऊपर है। इसके अलावा हिंद कॉपर में भी 2% की तेजी आज के सत्र में आई है। फिर से 530 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। JK टायर, जिसमें हमने देखा था कि टायर में रैली को लीड किया था JK टायर ने, आज 0.25% के आसपास की तेजी आपको JK टायर के शेयर में दिखाई देगी। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज के सत्र में हम मजबूती अच्छी खासी देख रहे हैं, लेकिन जहां पर गिरावट है। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये पिछले साल का वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी था, याद रखिएगा, और 4% की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। ITC, CIE ऑटो, नारायण हृदयालय, इसके अलावा एस्ट्रो DM, वेल्सपन कॉप, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% से ज्यादा की हम नरमी आज के सत्र में देख रहे हैं। इंडिया विक्स से करीब 1% नीचे 9.36 के आसपास के लेवल से। और निफ्टी बैंक दोनों में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी आ रही है प्रॉफिट टेकिंग। आज कौन से सेक्टर्स हैं जो बाजार को दिशा देने का काम कर रहे हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आज अगर आप FMCG,
को छोड़ दें और फार्मा को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी सेक्टर आपको हरे निशान में नजर आएंगे। और कल एकमात्र सेगमेंट था आईटी जो लगाड़ था। आज आईटी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, 0.4% के आसपास के गेन्स हैं आईटी इंडेक्स में। रियलिटी इंडेक्स में भी हम 0.4% की तेजी देख रहे हैं। बाकी ऑटो, इंफ्रा, पावर में भी लगभग 0.4% के आसपास की गेन्स है इंडेक्स वाइज। निफ्टी 40 अंकों पर और निफ्टी बैंक करीब 75 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इस बीच अच्छा आईटीसी में ब्लॉक डील हुई है, 4.25 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। तो आईटीसी में ब्लॉक डील अभी हमने 2-3 दिन पहले भी देखी थी। अब ये ब्लॉक डील में कितने शेयर बेचे, मतलब ठीक ठाक शेयर बेचे गए हैं। इसके चलते ही अब आईटीसी का शेयर आप देखिए कि 400 रुपए के नीचे आकर 393 पर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनके ओपनिंग ट्रेड लेने से पहले एक व्यू ले लेंगे हम आईटीसी के शेयर पर और एस्कॉर्ट्स पर भी। चलिए अपने एक्सपर्ट्स की कॉल लेंगे, बट उससे पहले एस्कॉर्ट्स और एक बार आईटीसी पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आईटीसी जैसा अभिषेक बता रहे थे कि देखिए यहाँ पर लगभग 3.76 करोड़ के शेयर के बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। कुणाल, आपकी रीडिंग आईटीसी पर, क्योंकि 400 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा था आईटीसी, बट एकाएक से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है 2%। कौन रहेंगे सेलर्स यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बैट लगातार जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो यहाँ पर थोड़ा स्टेक सेल करेंगे। बट 2% की गिरावट, चार्ट फॉर्मेशन आप कैसे देख रहे हैं? एक्सटेंसिव है, जो नियर बाय सपोर्ट था 398, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक लोअर लेवल पे 383 तक के लेवल दिखा सकता है, और अगर ये 383 अगर ब्रेक होता है तो फिर समझिए कि लोअर लेवल पे स्टॉक आपको 350 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। ट्रेडिंग के लिहाज से तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है, लेकिन मैं कहूंगा अगर 383 आता है तो वहां भी एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। अगर किसी के ऊपरी लेवल पे आईटीसी फंसे हैं तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन वहां पे रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आईटीसी एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन ज़रूर रख सकते हैं। देखते हैं इस काउंटर पे किस तरीके से मूव आता है। बट दूसरा काउंटर गौरव, आपसे समझते हैं एस्कॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर इनके दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए हैं, 6000 के ऊपर रहे हैं आंकड़े, और उम्मीद के मुताबिक ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। और हम लगातार अपने दर्शकों को भी ये बता रहे थे कि ट्रैक्टर सेगमेंट भी इस बार निराश नहीं करेगा। हालांकि दिसंबर महीने में थोड़ी सी आम तौर पर बिक्री कम होती है, बट इस बार जो है एक्साइटमेंट भरपूर देखने को मिली और बिक्री के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे ही उम्मीद थे, और उम्मीद पे खरा उतरा है स्कॉट्स। 2% की तेज़ी ऑलरेडी है यहाँ पे। गौरव, आपकी रीडिंग? सृष्टि अच्छा लग रहा है स्कॉट्स, ऑल्दो अभी कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, वेयर इन अपर बैंड इज समवेयर अराउंड 3900 लेवल्स, और लोअर बैंड की बात करें तो लगभग 3520 का है। तो अपर बैंड के नजदीक है। ब्रेकआउट की मुझे अपेक्षा स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। 3900 का ब्रेकआउट निकलेगा तो ये शेयर आगे 4200 से 4400 की रेंज के लिए आगे तैयार होगा। जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें होल्ड रखने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग करनी चाहिए ब्रेकआउट पॉइंट 3900 के ऊपर ही। तो चलिए यहाँ पे 3900 के ऊपर ही फ्रेश बाय आप करिए, ये फिलहाल राय आते हुए स्कॉट्स को बोटा के लिए। पर आइए अब शो में एक और ख़ास मेहमान का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ अब हरीश जुजारे भी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी पूरी टीम को। बट इसी के साथ हरीश जी, आप हमारी शुभकामनाएं भी लीजिए, और साथ ही हमारे दर्शकों के लिए आज के साल 2026 के मार्केट खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं वो भी लगे हाथ बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर जी। नए साल में सब सारे एनालिस्ट को और सारे व्यूवर्स को, हर एक पूरी टीम को शुभकामनाएं। बिल्कुल देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी तो उसके साथ शुरुआत तो की हुई है। देखना चाहिए कि ये लगातार कंटिन्यू होल्ड कर पाता है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत तो आज हो चुकी है। तो दो स्टॉक से मेरे रेडार पे आज के लिए देखा जाए तो पहला स्टॉक रहेगा विप्रो। विप्रो में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से आईटी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार सपोर्ट से वॉच से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है विप्रो। विप्रो में करंट लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। ऊपर के वो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 275 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 260 का। मुझे लग रहा है कि विप्रो में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल से। दूसरा स्टॉक रहेगा एल एन टी में ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया हुआ है और एक कंसोलिडेशन के बाहर निकला हुआ है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि फ्रेश रैली देखने मिल सकते हैं करंट लेवल से।
ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे एल के लिए 4140 और 4200 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4030 एल में। और चलिए, विप्रो और एल&टी यहाँ पे दो दिग्गज फिलहाल हरीश जी के रेडार पे, दोनों ही काउंटर्स पे जो है बाय कॉल आती हुई। पर गौरव, आपसे समझेंगे कौन से हैं आपके काउंटर्स? जी, आज के सत्र में अभी सो फार मुझे भेल का शेयर काफी अच्छा लग रहा है। BHEL 290-91 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट फॉर्मेशंस अच्छे हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर मुझे। इस शेयर को करंट भाव पे हम बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं, टेकिंग ए स्मॉल स्टॉप लॉस क्लोज टू 286, और लगभग हम 300 तक के हम इसके अंदर टारगेट्स की उम्मीद की जा सकती है नेक्स्ट वीक तक। ये BHEL 300 तक के टारगेट्स अगले हफ्ते तक आने चाहिए, ये फिलहाल गौरव का मानना है। इस काउंटर पर रखेंगे नजर। पर कुणाल, आपके कौन से रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स, बताइए। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो व्यू फिलहाल आरईसी के ऊपर पॉजिटिव साइड का ये है। आरईसी में एक अच्छे खासे मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर 2026 में किसी को अगर दूसरा कोई स्टॉक चाहिए हमारे ओर से, तो मेरे को आरईसी के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन काउंटर ने बना दिया है, 362 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले, 350 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 372 का पहला टारगेट है, और जैसे ब्रेको 388 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा कॉल है वो है एमएनएम है। नो डाउट आज जब ऑटो के नंबर्स आएंगे, लेकिन एमएनएम में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 5 जनवरी को उनका फेस्टिव वर्जन जो प्रीमियम कार है XUV700 उसका लॉन्च होने वाला है, और मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी बुकिंग हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। सो एमएनएम एक रिदम में रहने वाला है। और 60G आई थिंक मैंने देखा है, आप भी ऑटो सेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करते हो। आप गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव भी लेने जाते हो, जो मैंने अभी टाटा सिएरा का आपका वीडियो देखा है। तो मुझे लगा है कि एमएनएम फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह है। 3756 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 3700 का टारगेट की बात कर लेते हैं, तो 3800 का पहला टारगेट है 3800, एंड जैसे ही वो ब्रेक होगा आपको 3870 3870 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एमएनएम को लेकर पॉजिटिव व्यू। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो टॉप 3 गेनर्स उसमें एमएनएम भी शामिल आपको नजर आएगा। तो 3800 और 3870 रुपए के टारगेट होंगे इसमें कुणाल जी की तरफ से, और 37 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, करीब 50 रुपए नीचे का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक ठाक नजर आ रहा है अगर हम एमएनएम की बात करें तो। निफ्टी ने अपने गेंस लगभग सरेंडर कर दिए। 22 अंकों की ही तेजी रह गई, 22-24 अंकों की। निफ्टी बैंक जो 125 अंकों पर चला गया था, निफ्टी बैंक भी शार्पली नीचे आकर सपाट, और कुछ इंडेक्स जो लाल निशान में चले गए। आपको बता दूं कि मिड कैप स्मॉल कैप की भी शुरुआत तो हरे निशान में हुई थी, लेकिन ये दोनों के दोनों इंडेक्स लाल निशान में चले गए हैं। देखिए, नया साल तो हो गया है, लेकिन बाजार के लोग नया फ्यूल भी चाहिए नए साल में, और वो नया फ्यूल अभी मिसिंग है। कल तो वो क्या है कि जो बाइंग आई हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, और बाकी एनएवी बढ़ाने के लिए फंड्स की थोड़ी बाइंग आती है, तो बाजार उस पर चल गया था। आज अभी शुरुआत में जो है ना इंडेक्स मैनेजमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि जो बड़े शेयर हैं वो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। कौन से शेयर चल रहे हैं आप देखेंगे कि रिलायंस चल रहा है, बढ़िया वेटेज है निफ्टी में। इन्फोसिस में आपको तेजी दिखाई देगी। एल&टी का शेयर ऊपर है, भारतीय एयरटेल शेयर ऊपर है। अगर ये शेयर अगर ऊपर नहीं होते, इसमें से एक दो भी अगर नीचे होते ना, तो इंडेक्स भी निफ्टी भी आपको लाल निशान में दिखाई दे रहा होता है, जो कि अभी 30 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिलायंस की स्ट्रेंथ जो है वो बाजार को मजबूत कर रही है। रिलायंस करीब करीब 1% ऊपर आपको नजर आएगा। राय हरीश जी आपकी रिलायंस के शेयर को लेकर क्या होगी? क्या रिलायंस 1600 रुपए के लिए बाइंग कर सकते हैं? मतलब 1600 रुपए यानी कि 1% और चलना होगा यहां से। अभिषेक जी, बिल्कुल लग रहा है जो रिलायंस में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। कल का तेजी दिख रहा है तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि जो रिसेंट हाइस थे वो क्रॉस भी कर चुका है मोस्टली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की ओर। बिल्कुल आप जो बताए 1600-1610 के आसपास तक यहाँ पे पुश देखने मिल सकता है ऊपर लेवल पे। तो 1610 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है कि वो निकालना जरूरी है। जब तक मुझे वो नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस थोड़ा एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल 1600-1610 के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं। 1610 के आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कल हमने अच्छी तेजी देख चुके हैं रिलायंस में। तो ओवरऑल किसी को बाइंग है तो बने रहना की राय रहेगी रिलायंस में। है
गौरव जी, कुणाल जी, अभी मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप लोगों को निकलना है। कहाँ जाना है सर? ऐसे तो लग रहा है कि अभी तो हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। गौरव जी, थोड़ा और समय आप दे सकते हैं सर? अभी तो बहुत सारे शेयर अभी आपसे पूछने हैं, बातें बड़ी बाकी हैं अभी तो। चलिए अभिषेक जी, कुछ देर और हम आपके साथ जरूर बताएंगे। नहीं, आज आज लिटरली ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बहुत जल्दी समय बीत गया। कुणाल जी, आपसे मैं गुजारिश कर लूं, थोड़ा सा और आप हमें समय देना इस साल पर। डेफिनेटली सर, मतलब अगर आप अभिषेक जी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो सर हम मना नहीं कर सकते सर। नहीं 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 सर, मैं थोड़ा सा और आप लोग रुकिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी तो मार्केट खुला, बहुत सारी चीज़ें भी बात करनी भी बाकी है। तो थोड़ा सा गुजारिश करेंगे आपसे कि नए साल पर हमारा आपका साथ थोड़ा सा लंबा हो तो थोड़ा और मज़ा आ जाए। ऑटो में अभी वीएसटी टिलर एंड ट्रैक्टर्स के वो बिक्री के आंकड़े आ रहे थे दिसंबर के, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो बिक्री आंकड़े आए थे काफ़ी हेल्दी आए थे। शेयर में हम तेज़ी देख भी रहे हैं। वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स जरा लेकर आइए, इसके भी आंकड़े अच्छा है, एक बार जरा आंकड़े भी दिखा दीजिएगा, और 1% ऊपर आपको शेयर ये नजर आएगा। वीएसटी टिलर्स, गौरव जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ट्रैक करते हैं आप, कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट फॉर्मेशन आपको? अभिषेक जी, वन वे मूव देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। 3500 रुपए से चलता चलता अभी ये 6300 रुपए आ गया है, मात्र 5-6 महीने के समय में ही। बहुत ही शानदार मूव ऑलरेडी आ चुका है। अभी भी ये आज के सत्र में भी इनफैक्ट इसने एक नए रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाइस को छुआ है। आई थिंक ये नंबर्स अपने आप में ही सभी कुछ बयान कर रहे हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। ट्रैक्टर मेकर है ये कंपनी, और अच्छे ही परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ रही है। ब्रेकआउट भी आ चुका है इसके अंदर नए उच्चतम स्तर पे। जिनके पास है उन्हें होल्ड की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो किया जा सकता है यहाँ से 5800 के स्टॉक के साथ। ठीक है, 5800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप वीएसटी टिलर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑटो सेगमेंट की एक और कंपनी जिसने मतलब प्रीवियसली, अगर हम पिछले एक डेकेड की बात करें तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट कराया था, हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी। अशोक लेलैंड की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही साउंड मैनेजमेंट है, स्टेबल बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल में बहुत अच्छी की पकड़ है, और अगर आप वैसे वैल्यूएशंस वगैरह देखेंगे तो वो भी आपके पक्ष में दिखाई देगा। और पिछले साल में इसने धूम मचाया, लगभग 60% के रिटर्न ने अशोक लेलैंड में देखे, और ये शेयर पहुंच गया रिकॉर्ड हाइस पर। कुणाल जी, आज भी अच्छी शुरुआत की है साल की अशोक लेलैंड ने। क्या इसमें ट्रेड बन रहा आपके हिसाब से? क्या चलेगा शेयर और यहां से ये? वेल सर, अशोक लेलैंड की बात करें तो बहुत बढ़िया रैली ये स्टॉक ने दिखाई। 181 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पे ये स्टॉक तो एक अच्छे खासे रेंज बाउंड मोमेंटम में था, जहां पे नॉर्मली लोग थक हार के निकल जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वही सबसे बड़ा पीरियड रहता है, अच्छा पीरियड रहता है, जहां पे आप स्टॉक को जमा कर सकते हो और एक सुकून की नींद ले सकते हो। now आप देखिए कि जैसे रेंज बाउंड मोमेंटम का ब्रेकआउट मिला, 126 के लेवल का ब्रेकआउट मिला, स्टॉक आज 181 के अराउंड है। प्रेजेंट लेवल पर खरीदारी करके चलने की सलाह डेफिनेटली रहेगी। 181 के अराउंड है, लोअर लेवल पे जो ऐसा मेंटेन करके चलेंगे 173 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं अभिषेक जी, तो जो यहाँ पे व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का, ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो एक अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल का सबसे पहला टारगेट जो होगा वो 192 का होगा, 192, और वो जैसे ही ब्रेक होगा आपको 205 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप होल्ड करके चल सकते हो। नई पोजीशन भी बनाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग के लिहाज से बना भी सकते हो। ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप एक नई पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल अशोक लेलैंड में एक ज़बरदस्त तेज़ी, और जी हाँ, देखिए पिछला साल भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहा। अशोक लेलैंड ने 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए थे, और साल के पहले दिन भी आप देख सकते हैं कि बढ़िया मूव अशोक लेलैंड के काउंटर पे। एक बार देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कल न्यूज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो निचले स्तरों से एक अच्छा मूव आप देखेंगे, लगभग 3-3.5% का उछाल फिलहाल वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आपको दिखेगा। इसी से जुड़ा काउंटर इंडस टावर्स, वहाँ पे भी एक बार एक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी लगभग 0.25% की तेज़ी है, और ये तो एक ब्रेकआउट की तैयारी में लगता हुआ। एक बार कुणाल जी, आपका ही व्यू इंडस टावर्स पे, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट मुमकिन है? कल देखने जाए तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जो लिस्ट निकालोगे उसमें सबसे पहला निफ्टी 100 में इंडस टावर ही था, जो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा था। आज अभी फिलहाल स्टॉक
0.25% ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। रीजन भी ये है कि कल भी उसने हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 430 के नीचे दिखाया था। स्टॉक ने पहले भी 430 का अराउंड का एक रेजिस्टेंस फेस किया था जुलाई 2025 में, एंड उससे पहले भी 430 के अराउंड का मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे एक बार नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर स्टॉक 430 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही आप यहाँ पे पोजीशन बना के चले, वरना इसको टाइम के लिए अवॉइड करें। और अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक में है तो फिर एक बार होल्ड करके चले, नई पोजीशन यहाँ पे बनाने की सलाह नहीं है। 430 जैसे ही क्रॉस होगा आप नई पोजीशन बना के जा सकते हो। ऑलराइट, 430 क्रॉस होने दे, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाए। बट एटर्नल, इस काउंटर की भी चर्चा करते हैं। हाल फिलहाल काफ़ी पिटाई हुई है एटर्नल की, पर देखिए लगता है कि न्यू ईयर में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं और आमतौर पे एटर्नल, स्विगी जैसी जो कंपनीज़ हैं वो अपने जो क्विक डिलीवरी ऐप है उसके डेटा भी जो है वो सामने रखते हैं। 1-2 दिन में वो डेटा ज़रूर आएंगे, बट आज स्टॉक में बहुत एक्साइटमेंट है। कल भी हम देख सकते थे कि हल्की बढ़त के साथ ही ये स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ था। आज लगभग 0.25% का उछाल है। गौरव, क्या राय रख रहे हैं आप एटर्नल पे? सृष्टि, अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं तो अभी भी मैं कॉशियस अप्रोच लेकर चल रहा हूं, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक अच्छा गिरावट मुझे मिल गई है। तो अगर 6 महीने या उसके ऊपर की अवधि का अगर व्यू पॉइंट है तो सर्टेनली यहाँ से इसमें पिकिंग अप स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव अगर ट्रेड करना है, 2-4-5 दिन के हिसाब से कोई पोजिशन बनानी है, तो आई थिंक थोड़ा और वेट करें। 286, 288 टू 88 के राउंड का लेवल अगर सरपास होता है तो एक ट्रेड बनेगा वहां पे 300 के लिए। आई थिंक उस पे बेट करना ज्यादा लॉजिकल होगा। 300 सरपास होगा तो फर्दर अप मूव्स टुवर्ड्स 308, 315 की तरफ शेयर आगे बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी रखेंगे नज़र। एटर्नल यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी जो है एक गिरावट तो हमने देखी है। 340 के लेवल से 280 तक रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ज़रूर बना के चल रहे हैं। इस काउंटर पर रखेंगे नज़र। बट आईटीसी यहाँ पर देखिए ब्लॉक डील तो हुई ही है और अब 0.4% की गिरावट हो चुकी है आईटीसी के काउंटर में। और देखिए कुछ ना कहीं कुछ खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि एक्साइज ड्यूटी टबैको प्रोडक्ट्स पे पान पर अगर हम सेस देखें तो वो जो है 1 फरवरी से लागू होगा। इस खबर पर थोड़ा सा और डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये पूरी खबर। बट अब जो है कहीं ना कहीं स्टॉक में एक प्रेशर ज़रूर बनता हुआ। इसी के साथ मार्केट में निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे आए हैं। अब 40 पॉइंट्स की ही तेज़ी रह गई है, बट इस बीच रिलायंस सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है। हरीश, आपका व्यू एक बार रिलायंस पे, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, एक तरफ मूव आने की जो उम्मीद थी वो रिलायंस से ज़रूर थी। कल भी मार्केट को सपोर्ट किया और आज भी अब देखिए डे हाई पे है फिलहाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल देखिए, अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली एक सपोर्टर रहा है निफ्टी के लिए कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट से स्टॉक ऊपर निकला हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर के। और जो रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए 1610 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि 1610 जल्दी ही देखने मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर टिकना जरूरी है एक अच्छा लॉन्ग टर्म रैली देखने के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं होल्ड करता है, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के बाद जिसी के पास होल्ड है, बाइंग है, तो बने रहना चाहिए, क्योंकि 1610 का लेवल क्लियरली अपसाइड दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये लेवल जल्दी टेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे शायद शॉर्ट टर्म बाइंग जो किसी ने किया हुआ है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सोच सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अभी फिलहाल। तो क्योंकि अगर देखा है तो सिर्फ ऊपर की ओर 20-25 पॉइंट का ही रैली बचा हुआ है। तो नीचे के रिस्क रिवॉर्ड देखा है तो सपोर्ट जो है, नेक्स्ट सपोर्ट 1535 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड जो अनफेवरेबल है फ्रेश बाइंग के लिए। लेकिन लॉन्ग अगर किसी ने बाइंग किया हुआ है तो होल्ड बने रह सकते हैं 1610 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1610 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं रिलायंस को। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटी नाउ स्वदेश पर, और आपको नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। अच्छा, हम सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे गुजारिश करूंगा कि आज नए साल के मौके पर थोड़े से ना दर्शकों के लिए कुछ कुछ सरप्राइजेस होनी चाहिए, और आपके अपने जो सीक्रेट्स हैं ना आप वो भी बताइएगा कि आप शेयर सिलेक्ट कैसे करते हैं। थोड़ी देर बाद आप मैं सबके पास आऊँगा कि एक एक अपने जो की सीक्रेट्स हैं
शेयर सेलेक्ट करने का अपने अपने सॉफ्टवेयर के अलावा, वो आपको बताना है सर। और कुणाल बोथरा जी, आपके पहले पिक से मैं शुरुआत कर लेता हूं। आप जरा ये बताइए कि आज के लिए आपने कौन से शेयर चुने हैं, कहां पर आपकी नजर गई है? तो पहले तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए अभिषेक, और हैप्पी न्यू ईयर 2026। बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके सारे व्यूवर्स को इतना स्वदेश की इन तरफ से। मेरा मानना है कि आई थिंक यहाँ पे जो निफ्टी की मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो उस लिहाज से मैं कपल ऑफ बाय कॉल्स यहाँ पे इनिशिएट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा हाई बीटा स्टॉक वोडाफोन आइडिया पे। कल स्टॉक 9% 10% डाउन था। मैं लास्ट 3-4 महीने पहले भी मैंने बुलिश कॉल्स वोडाफोन आइडिया पे दिए हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक एक टर्न अराउंड जोन पे है। तो 10 और 11 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंट लेवल्स पे। मैं सजेस्ट करूंगा बाय कॉल वोडाफोन आइडिया पे। टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे करीबन 14 से 15 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9 रुपीज का। सेकंड स्टॉक जो रहेगा बाय रहेगा वो है लॉरस लैब पर। 1100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक अपनी खुद की ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है लॉरस लैब्स हायर साइड पे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मोमेंटम यहाँ पे सस्टेन हो लॉरस लैब्स में। मैं बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। 1150 का टारगेट रख सकते हैं और 1070 का स्टॉप लॉस। 1050 के टारगेट और 1070 का स्टॉप लॉस हो गया लॉरस लैब्स के लिए। पिछले साल की बात करें तो मतलब धूम मचाई है लॉरस लैब ने। अगर आप फार्मा स्टॉक्स देखेंगे ना तो शायद सबसे ज़्यादा जो गेंस आए हैं वो लॉरस लैब्स में ही आए हैं। और वोडाफोन आइडिया को लेकर इतने बुलिश कैसे हैं आप कुणाल जी? वोडाफोन आइडिया पर आप 15 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 9 रुपए का स्टॉप लॉस, ये कन्विक्शन क्यों आ रहा है आपका? तो मेरा मानना है अभिषेक, इनफैक्ट मैंने जब पहले भी रेकमेंड किया था स्टॉक करीबन 8 8:30 के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक। ये एक मेजर टर्न अराउंड है। वॉल्यूम्स, चार्ट पैटर्न्स, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए स्टॉक के लिए। हम अगर 2024 के हाई से देखें तो करीबन 15-16 के आसपास का हाई था 2024 में। वहां से जब करेक्ट किया तो स्टॉक करीबन 6 साढ़े 6 के लेवल्स तक आ गया था 2025 में। उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो रिकवरी काफी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो मेरा मानना है कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। ये वो हाई बीटा स्टॉक नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। हाँ, न्यूज फ्लो के ऊपर वो स्टॉक कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, बट हम देखते हैं कि स्टॉक जल्दी सेटल हो जाता है। कल की 9% की सेल ऑफ के बाद में भी आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक थोड़ी सी बाइंग की लहर वापस आई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक हायर लेवल्स पे सेटल होना चाह रहा है, और ये इंडिकेशन है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा वोडाफोन आइडिया पर। ठीक है, कुणाल जी के अपने तर्क हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। 9 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का टारगेट। और हम बिल्कुल आज साल का पहला दिन है और आज ही कुणाल जी के रिकमेंडेशन है, तो याद करने में हमें आगे दिक्कत भी नहीं आई थी। और हम ये फिर बाद में जो भी दर्शक इस सलाह पर अमल करके पैसे बनाते हैं, हम फिर वो दिखाएंगे भी, कुणाल जी का बयान बाद में भी। एक और शेयर जहां पर आज ना शुरुआत में बड़ा तेज उछाल आया है और वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। बेहतरीन तेजी 8% के आसपास की, और तेजी की वजह यह है कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लू डार्ट एविएशन, जिसको कि पहले अथॉरिटीज से डिमांड नोटिस मिला था जीएसटी का लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास का। बाद में वो उसको काफी कम किया गया और 60 लाख रुपए में ही मामला निपट गया। ये अब 7.5% के आसपास की तेजी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में। अब रिटेल थोड़े से ना मतलब 6,000 रुपए वाले शेयर से मतलब अमूमन दूर रहता है, बट एक व्यू ले लेते हैं कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। कुणाल परिहार जी, आपका व्यू ब्लू डार्ट को लेकर? सर, ब्लू डार्ट की बात करें, फिलहाल स्टॉक 5,920 के अराउंड है। आज की दिन में 7.5% की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था 23 दिसंबर को ही, जब स्टॉक को 5,400 5,450 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड है तो फिर आप इसको होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 6,180 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस टाइम पे अगर 6,180 अगर ब्रेक हुआ तो फिर ये स्टॉक उसका अल्टीमेट हाई 7,000 तक भी जा सकता है। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह है। नई पोजीशन फिलहाल बनाने से दूरी बनाई रखिए। नई पोजीशन बनाने से थोड़ी दूरी रखिए। एक और शेयर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, वो है जेके टायर का।
जेके टायर में अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब 2.25% की, और हमने देखा कि क्रूड का भी सपोर्ट रहा है तमाम टायर कंपनीज को, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा क्रूड के डेरिवेटिव से आता है। अब ये पिछले साल में हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड लगभग 19% टूटा है, और 2020 के बाद सबसे बड़ी फॉल हमने देखी क्रूड के प्राइसेस में। तो बेनिफिशियरी निश्चित तौर पर, और जेके टायर ने बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। आज शुरुआत अच्छी की है जेके टायर ने। कुणाल बोथरा जी, जेके टायर क्या और दौड़ेगा टायर, ये क्या इसकी सवारी कर लें? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट अभिषेक, क्या हुआ है लास्ट 4 से 6 महीनों में, जो टायर सेक्टर का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो अगर हम 3 जो मेजर टायर स्टॉक्स है, जेके टायर्स, अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अगर हम तीनों टायर स्टॉक्स की चाल देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट 6-8 महीने में जेके टायर्स एक बहुत ही ज्यादा उम्दा स्ट्रॉन्ग स्टॉक उभर के आया है पूरे सेक्टर में। आई थिंक लास्ट 6 महीने में करीबन 30% से आसपास का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अपने मेजर लोस जो करीबन 380-390 के आसपास हुआ करता था स्टॉक, अगर हम इस कंटेक्स्ट की बात करें, अपोलो टायर्स ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है जेके टायर्स को। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा स्पेस बन गया है जहां पे जेके टायर्स एक लो स्टॉक बन गया है जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मर है। और हम देखते हैं बहुत बार कि जब नया साल, नया क्वार्टर स्टार्ट होता है, तो ऐसे जो लीडर स्टॉक्स होते हैं जो पूरे सेक्टर्स में हम कहते हैं शाइन कर जाते हैं, वो सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफरेबल साइड रहता है उनका। तो मेरा मानना है जेके टायर्स उस लिहाज से भी बाइंग हो रही है स्टॉक में आज। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहूंगा। शॉर्ट टर्म में हालांकि मुझे ऐसा लगा कि स्टॉक 500-525 के आसपास कंसोलिडेट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में मैं काफी बुलिश हूं जेके टायर्स पर। व्यू लेते हैं। आज देखिए नए साल की शुरुआत हुई है, तो जो हॉस्पिटैलिटी वाले कुछ कुछ स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, और इसमें आप लेमन ट्री को देखिए, करीब 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेमन ट्री एक डिसेंट परफॉर्मर रहा है, और कंपनी बहुत अच्छी है, फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ कंपनी जोड़ रही है। पहले खबर आई थी कि जयपुर में उन्होंने प्रॉपर्टी जोड़ी, फिर हरिद्वार की खबर आई, ये करते रहते हैं। सूरत में हाल फिलहाल ऐसी एक न्यूज़ आई थी। लेमन ट्री थोड़ा सा ना व्यू मुझे इसमें गौरव जी इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए, अगर आप दे पाएं। लेमन ट्री क्या करें, कैसी लगती है आपको कंपनी, और आपकी राय क्या होगी इस पर? अभिषेक जी, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लेमन ट्री एक अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक है हॉस्पिटैलिटी स्पेस का। आपने सही चीज पॉइंट आउट की। हर कुछ समय में इनकी तरफ से कुछ ना कुछ नए एडिशन की, नए होटल के कंस्ट्रक्शन की, एडिशन की न्यूज आती ही रहती है। परफॉर्मेंस फ्रंट पे भी देखा जाए तो सेल्स की बात करें या ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, तो एक रीजनेबल ग्रोथ ये कंपनी पोस्ट करने में ऑफ लेट कामयाब रही है। एक लंबी अवधि के हिसाब से देखा जाए तो वी रिमेन अ पॉजिटिव आउटलुक। 2 शेयर्स हमें पसंद आते हैं हॉस्पिटल स्पेस से। वन इज लेमन ट्री फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस, और लार्जर पीएस की बात करें तो हम दिग्गज इंडियन होटल ताज ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो ये दोनों ही शेयर्स पे हमारी तरफ से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बाय की सलाह है। हॉस्पिटैलिटी काउंटर्स में यहाँ पर रखेंगे नज़र। और जी हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि न्यू ईयर के समय जो है ये होटल फेयर्स जो हैं आमतौर पे बढ़ते ही हैं, बट इस बार काफ़ी अच्छी बढ़त ऑलरेडी देखने को मिली है, और पिछले साल के मुकाबले भी काफ़ी अच्छा जंप रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन सेगमेंट में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज को आपको ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे। साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। बताइए आज ऑप्शन सेगमेंट में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? शुभ प्रभात सृष्टि जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को भी इस न्यू कैलेंडर ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के ऑप्शन रिकमेंडेशन में हमने एलएनटी को प्रेफर किया है। काफी अगर पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर एक रिबाउंड देखने को मिला है लोअर लेवल से, और 20 डीएमए का एक अच्छा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। आज ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है,
तो एक रेंज ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना दिखाई दे रही है एलएनटी में। हमें लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई और स्टॉकेस्टिक ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुके हैं, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर होने वाला है। ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो 4100 का हमें कॉल ऑप्शन जनवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का बाय करना है, जो कि हमें 80-84 के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 136 के, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है 55 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 4725 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 9450 का। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको मेरी तरफ से भी नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सर। तो एलएनटी 41 वाली कॉल खरीदनी है। आज अच्छी स्ट्रेंथ है एलएनटी के शेयर में, और 4122 हाल फिलहाल इनको ऑर्डर की खबरें, मजबूत ऑर्डर की खबरें निकल के आई थी। 80-84 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी 41 वाली कॉल। लक्ष्य 136 और स्टॉप लॉस 55 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 9450 का और अधिकतम नुकसान 4725 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो हम कमिंग अप चला रहे थे कि नए साल में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो 4 धुरंधर हैं, इनके ट्रेड सीक्रेट्स क्या हैं, क्या देखते हैं ये जब ये ट्रेडिंग के लिए शेयर चुनते हैं, या फिर आपको रेकमेंड करने के लिए जब शेयर का सिलेक्शन करते हैं, तो उनके अनुभव का जो निचोड़ है उसका थोड़ा फायदा हम आपको भी देते हैं नए साल में। और हमारे एक्सपर्ट कुणाल परार, गौरव शर्मा, हरीश जुझारे और कुणाल बोथरा हमारे साथ हैं। शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहेंगे। देखिए, न्यूज़, प्राइस, वॉल्यूम, ये तो सभी जानते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमें देखनी होती है कोई शेयर पकड़ते वक्त। आप ज़रा अपना एक खास सीक्रेट रिवील कीजिए और ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, थोड़ी मदद कीजिए कि कैसे पहचाने शेयर, बढ़िया शेयर कैसे पहचाने। अभिषेक जी, मेरी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ओल्ड स्कूल अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन की। मैं टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता हूं जब भी मैं कोई स्टॉक या सेक्टर सिलेक्शन होता है। फर्स्टली मेरा ये मानना होता है कि मैं करंट मूव में बाजार के ऊपर क्या व्यू रख रहा हूँ, बाय है, सेल है। देन मैं हंट डाउन करता हूं कि अगर मैं बुलिश व्यू मेरा ओवरऑल मार्केट्स पे है तो व्हाट ऑल आर द सेक्टर्स जिनके अंदर हम बुलिश हैं, एंड देन उन सेक्टर्स पे क्या स्टॉक्स हैं जो कि अभी चलने की गुंजाइश जिनमें ज्यादा है। या तो वो ब्रेकआउट दे चुके हैं तो अच्छे हैं, मोमेंटम मिल जाएगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, या अंडर वैल्यूड हैं, अभी उस तरीके से पेनिट्रेशन, बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया है तो भी अच्छे हैं, तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेंगे। तो ये मेरा जनरली चुनाव का तरीका रहता है। एंड अगेन वो डिपेंड करता है कि पर्सपेक्टिव क्या है। अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव तो सर्टेनली हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स, यानी कि जो ब्रेकआउट दे चुके हैं या जो बिल्कुल ही अपने सपोर्ट के पास पड़े हुए हैं, उनमें एक तुरंत बॉयंसी की गुंजाइश ज्यादा होती है तो उस पर फॉलो करते हैं। जो अंडर वैल्यूड पिक्स हमें मिलती हैं या जिनके अंदर एक करेक्टिव वेव ऑलरेडी आ चुका होता है, वो हम मीडियम या लॉन्ग टर्म अवधि के लिए पसंद करते हैं, साथ ही साथ में उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करके। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। टॉप डाउन अप्रोच होती है, आपने तो पूरा ही आपने दिल खोल के बता दिया गौरव जी की कैसे पहचानना है। और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका व्यू लेंगे। लेकिन एमएनएम के नंबर्स आ गए हैं दिसंबर की बिक्री के, और कुल बिक्री में 25% का उछाल है। तो शानदार बिक्री के आंकड़े आए, और ऑलरेडी हम देखें कि शेयर में करीब 1.5% का उछाल है। थोड़ी देर पहले हमने व्यू भी लिया था। 86,090 यूनिट इन्होंने बेची है दिसंबर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% ज्यादा। जो अनुमान थे उसी के आसपास की ही बिक्री आंकड़े ये निकल के आए हैं। एक क्विक व्यू लेंगे और उस चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, और थोड़े छोटे संक्षेप में एक एक सीक्रेट जानना हम चाहेंगे। लेकिन कुणाल बोथरा जी, एमएनएम पर आपका व्यू, 3,772 अपने फिर से रिकॉर्ड हाइस के पास एमएनएम। जी हाँ, आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एमएनएम के लिए, और शॉर्ट टर्म में भी हम देखें कि रिकवरी भी काफी बढ़िया आ गई है स्टॉक में। तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर सकता है हायर साइड पे। 3770 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हायर साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 3850 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और शॉर्ट टर्म में 3700 का एक सपोर्ट बन सकता है एमएनएम के लिए। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल परार जी, आपके पास आएंगे। 30 से 40 सेकंड में आप बता दीजिए कि आपका एक ट्रेड सीक्रेट क्या है,
जिससे दर्शकों को बेनिफिट हो जाए अपने जब वो शेयर सेलेक्ट करते हैं तो? वेल सर, 3 चीजें बताता हूँ, वो भी 30-40 सेकंड में बता रहा हूँ जो टाइम पीरियड आपने दिया है। सबसे पहला, अगर मुझे फंडामेंटली स्टॉक ढूंढना है तो मैं 3 चीजों पर फोकस करता हूँ। पहला, हाँ। रेवेन्यू उसका हर साल ग्रो होना चाहिए 10% से, अगर मैं अच्छा फंडामेंटल स्टॉक ढूंढना चाहता हूँ। उसके साथ नहीं नहीं, फंडामेंटली नहीं कुणाल जी, 10% कुणाल जी, टेक्निकल। कुणाल जी, मैं ना ट्रेड के लिए पूछ रहा हूँ, ट्रेड के लिए, ट्रेड वाले सीक्रेट। तो 2 चीजें हैं सर जो मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहला तो सर हमने हमारा खुद का इंडिकेटर बना के रखा है जहाँ पे बाई सेल का इंडिकेशन हमें मिलता है। नाउ वो जो होता है ना सर, वो एक्चुअली वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर ही होता है। सो जब भी कोई स्टॉक अच्छी खासी मोमेंटम देता है और वॉल्यूम ब्रेकआउट वहां पे होता है तो हम वहां पे एक खरीदारी का व्यू बनाते हैं। लेकिन हमने और भी बहुत सारी चीजें प्रोप्राइटरी इंडिकेटर में ऐड करके रखी है ताकि हम थ्रू आउट द डे उसको सिर्फ स्कैन करते हैं, दूसरा कोई एनालिसिस हम वहां पे करते नहीं है। तो यहाँ से हमें जो स्टॉक निकल के आते हैं वो देते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टारगेट का। ना अभिषेक जी, आपको याद होगा हमने अपने ये संजय जुमानी के साथ वाली एक बात बताई थी, वहां पे न्यूमरोलॉजी की बात की थी। तो मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी ऐड करता हूँ टारगेट को डिराइव करने के लिए। तो दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो टारगेट निकाल के रखते हैं वो न्यूमरोलॉजी के बेस पे रहता है, ताकि एटलीस्ट खुद का इंडिकेटर है जो हमने बना के रखा है उसके बेस पे जाके हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे टारगेट निकालते हैं, ताकि टारगेट अचीव होने के चांसेस हमारे बढ़ जाए। तो ये 2 चीजें हैं जिसके बेस पे हम हमारे ट्रेडिंग कॉल्स हमारे व्यूअर्स को देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बना के रखें। और ये इंडिकेटर बनाना ऐसा नहीं कि सब लोग बना लेते तो फिर सब लोग एक्सपर्ट हो जाते। ये बड़ी ही प्रिसीजन वाला ये काम है ये, और इसीलिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ट्रेड समझने हैं, अगर आपको शेयर समझने हैं तो। और ये काम कुणाल परार जी आपके लिए लगातार 18 स्वदेश पर करते हैं। कुणाल बोथरा जी, इनके अलावा कुछ और टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? संक्षेप में आंसर चाहूंगा आपसे भी। जी हाँ, तो मैं ट्रिपल आर मेथड फॉलो करता हूँ, RRR। इसमें पहला जो आर है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकालते हैं। तो अगर मार्केट अंडरस्टैंड करना है तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे होता है। एंड विद इन स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक्स का एक मैट्रिक्स जज करते हैं। सेकंड हम चेक करते हैं, सेकंड आर जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उन सेक्टर्स में से उनकी RSI कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो वो एक दर्शाता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा कि नहीं। और थर्ड आर जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क रिवॉर्ड। कोई भी आप ट्रेड लो, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हम चाहते हैं कि फेवरेबल हो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये ट्रिपल आर मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। जी, बहुत ही बढ़िया। ट्रिपल आर ट्रेडर्स को बहुत हेल्प करेगी समझने में। हरीश जी, सारी चीजें कवर हो गई या फिर 1-2 सीक्रेट्स आपके पास भी हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे आज नए साल पर? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो कुणाल सर ने ऑलमोस्ट मेरे पॉइंट्स ऐड अप कर चुके हैं। उसमें से 1-2 पॉइंट्स है मेरा, अगर देखा जाए तो मेरा इंटर मार्केट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि जब इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमको स्टॉक पिकिंग के लिए ईजी हो जाता है, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकते हैं पहले से समझ में आने के लिए ईजी रहेगा। दूसरा चीज़ है कि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल होना चाहिए। जो रन अप दे चुके हैं 30% उसको बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऊपर लेने में क्या होता है कि रिस्क बहुत अनफेवरेबल होता है, और बाई चांस वहां से करेक्टिव मूव भी आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे स्टॉप्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से देखा है तो। और दूसरा चीज़ है कि F&O के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो मैं तो ज़्यादा ध्यान देता हूँ ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। जब ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे क्लियरली इंडिकेशंस मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ब्रेक। ठीक है। तो चलिए, तरीके अलग हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि रन सचिन ने बनाए, उसके बाद धोनी ने भी खूब रन बनाए, लेकिन शॉट्स उनके अलग अलग रहे। तो उसी तरह से ये ट्रेडिंग टेक्निक भी सबकी अलग अलग है। आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो कीजिए, और सबको ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर एक आपको वाइज डिसीजन लेने में आसानी तो होगी। चलिए, आज के इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। हम चारों मेहमानों से अलविदा लेंगे और सभी को एक बार हम नए साल की फिर से शुभकामनाएं देंगे। कुणाल जी, कुणाल परार जी, कुणाल बोथरा जी, गौरव जी और हरीश जी, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई नए साल 2026 की। आगे बढ़ेंगे और आगे हम लेकर आएंगे मार्केट एट 10 कमोडिटीज की बात करेंगे। उसके बाद किसी बड़े एक्सपर्ट को जोड़ के आउटलुक भी समझेंगे 2026 का। हेडलाइंस के साथ करेंगे शुरुआत।